तो कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, दोनों आप बताइए। देखो भाई साहब, कोई भी दुनिया का धंधा हो, कोई भी, उसमें ये नहीं होता कि भैया आज 100 रुपए दो और कल 120 ले जाओ। जहां भी आपकी ग्रीड आएगी, आपके साथ स्कैम होना निश्चित। देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। अगर होता तो आज अंबानी जी, एलन मस्क ये फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे होते, ये यहीं से सब अपना जोड़ तोड़ करके लॉटरियां खरीद के बैठे होते। आप मेरे को क्या एडवाइस करेंगे? इन्वेस्टमेंट क्या करनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ करनी है और कितने समय के लिए करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। केवल 1000 रुपए डाल के भी एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। गोल्ड इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन गोल्ड का पिछले 10 साल का CAGR देखें अगर हम, तो वो मात्र 13% है। सर साइड की हर चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढी जा सकती, बट गोल्ड एक ऐसी चीज है जो स्टेबल है और वो हमेशा से फॉर सेंचुरीज इट हैज बीन देयर। हमारे पास ऐसे हिस्ट्री के ट्रैक रिकॉर्ड है कि गोल्ड 50% 5 दफा क्रैश हुआ है। सर बट वो बहुत 4 बार हमेशा नहीं स्टॉक हुआ। मार्केट हुई है, 5 बार गोल्ड हुआ है। मैं जो भी बात करूंगा वो डेटा पे करूंगा और मैं इमोशंस पे करता हूँ सर, क्योंकि गोल्ड इज इमोशनल बाइंग। और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें इमोशंस का कोई रोल नहीं है। जो बात आप कह रहे हो कि मुझे रिसर्च करनी है, हमें नहीं रिसर्च करनी। आजकल बास्केट्स बनी हुई है, जैसे कि अगर मुझे टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाना है तो उसके लिए निफ्टी 50 का एक ETF है। सेकेंडली, फिजिकल गोल्ड में देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग, नो प्रॉब्लम सर, लेकिन मैं अपना पक्ष भी रखूंगा। प्योरिटी इशू ठीक है, वो खत्म हो चुका है प्योरिटी इशू अभी, बिकॉज गवर्नमेंट इज नाउ हॉलमार्किंग एंड पूरा मैंडेटरी है हॉलमार्किंग। सो अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसा ज्वेलर नहीं है जो हॉलमार्किंग ना करा के बेचे। सर अभी ना थोड़े दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, रेप्यूटेड बैंक ऑफ इंडिया। सर अब ये एग्जांपल्स तो फिर हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मैं है। फिजिकल गोल्ड के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना लेता हूँ जितना मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को अपने खुशी के लिए चाहिए। सो हमको इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि गोल्ड वर्सेस स्टॉक या गोल्ड वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अब हो सकता है फिर मेरा और इनका थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, क्योंकि गोल्ड 2-2, 3-3 साल तक भी स्टेबल हो जाता है कई बार। राइट। तो मेरी तो वैल्यू 0 हो गई। बट अगर उस हिसाब से सब चीजें देखना शुरू हो जाएंगे तो फिर ब्रेक लटका के तो नहीं घूम पाएंगे। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आपको आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में आपको कुछ बहुत नया मिलने वाला है। ये एपिसोड मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मैंने 2 गेस्ट बुलाए हैं एंड वो दोनों अपनी अपनी फील्ड में बिल्कुल अलग फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। हालांकि कहीं पे जाके ये फील्ड सिंक भी होती है, बट आई वांट टू नो दैट पर्सपेक्टिव। इस पॉडकास्ट से आपको क्या जानने को मिलेगा? अगर आपने थोड़ा भी पैसा कमा लिया या आपने पैसा कमाना शुरू कर लिया, तो उस पैसे को बचाना कैसे है, उस पैसे को बढ़ाना कैसे, उस पैसे को संभालना कैसे है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पैसा कमा तो लेते हैं पर ना संभाल पाते हैं, ना बढ़ा पाते हैं, ना बचा पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी अर्निंग ब्रैकेट में, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप बस कमाए जा रहे हैं पर संभाल नहीं है, तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वी हैव आर 2 बढ़िया एकदम मस्त गेस्ट जिनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे छाए हुए होते हैं। सो आई वांट कि कैसे हो आप दोनों? ऑल गुड। बहुत बढ़िया। मैं एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन डालूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में, बट आई वांट कि ऑडियंस को ये पता लगे कि मैं एक बिल्कुल अभी आई गेस 25-26 साल का हूँ एंड पैसा कमाना शुरू करा है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत। तो आई वांट कि मैं क्या सही डायरेक्शन चलूँ। वी हैव वन गोल्ड एक्सपर्ट, ज्वेलरी एक्सपर्ट, एंड वी हैव स्टॉक मार्केट और जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन
सोच भी सकते हो सब में एक्सपर्ट। सो आप मेरे को क्या एडवाइस करेंगे या ऑडियंस को क्या एडवाइस करेंगे कि मेरे को कैसे अपने पैसे को नया ना पैसा कमाना शुरू किया, उसको संभालना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बचाना चाहिए? स्टार्टिंग विद यू सर, बताइए। थैंक यू वरुण, पहले तो इनवाइट करने के लिए। और दूसरा मेरा कहना ये है कि पैसा जो है वो इससे नहीं कमाया जा सकता कि मैं कितना बचा रहा हूँ। लोगों का ये मिथ है कि मैं ज़्यादा बचाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये मिथ है। ओके। आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए और केवल 1,000 रुपये डाल के भी एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपए कमा सकता है, केवल 1,000 रुपये महीना डाल के। ठीक है। जो कि सुनने में बिल्कुल आउट ऑफ द वो लगता है सिलेबस चीज, हाँ। लेकिन केवल 1,000 रुपये की कोई सिप शुरू कर दे और 70 साल तक सिप करे तो 100 करोड़ बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। वी हैव कैलकुलेशंस फॉर दैट, वी आर नॉट टॉकिंग समथिंग विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। राइट। ठीक है ना? तो पहली चीज। दूसरा मेरा कहना यह है कि मैं गोल्ड का बहुत ज्यादा मतलब सपोर्टर नहीं हूं। राइट। मैं अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखता हूं, लेकिन वो एक बहुत थोड़ी मात्रा में है। ओके। वो मैं अभी आपको एक जो बेस्ट फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो है वो बता देता हूं जी। तो इन्वेस्टमेंट क्या करनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ करनी है और कितने समय के लिए करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सेकेंडली, जैसे आपने कहा गोल्ड, यस गोल्ड इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन गोल्ड का पिछले 10 साल का CAGR देखें अगर हम तो वो मात्र 13% है। ओके। 20 साल का CAGR जो है वो इससे भी कम है और 30 साल का CAGR देखें तो वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। ओके। मैं पिछले 5 साल की जर्नी देखूं तो हाँ मेरे को दिखता है 17-18% का CAGR है, लेकिन हमें कुछ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमारा जो वो है टाइम फ्रेम, जैसे तुमने कहा तुम 26 साल के हो, तो मेरा टाइम फ्रेम यहाँ से बहुत लंबा है, 20 साल 30 साल। राइट। तो जो मेरे पास इक्विटी का बैक टेस्ट है 30 साल का, वो कितना है? 17-18% का। गोल्ड का कितना है? 12% का। तो मुझे पता है कि एक घोड़ा तेज भाग रहा है और एक धीरे भाग रहा है, तो मैं इसमें क्यों पैसा लगाऊं? सेकेंडली, इक्विटी चलेगी तो गोल्ड बिकेगा। आज इसको हम ऐसे लेते हैं कि आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कब करूंगा? जब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। हाँ। आज तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी ही अच्छा नहीं कर रही तो तुम्हें सैलरी ही नहीं मिल रही टाइम से। हाँ। या अगर जरा भी रिसेशन आया तो ले ऑफ हो गया। राइट। तो पहले इंडस्ट्री चलेगी, बाद में गोल्ड चलेगा। ये बात फैक्ट है। ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी डिनाइड। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में जब गोल्ड चलता है तो वो थोड़ा सा चलता है, हाँ। 10-20-30% भागता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अभी जैसे चाइना US हो रहा है तो गोल्ड भाग रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं भागेगा। ये जब थमेगा तो 10 साल तक यहीं खड़ा रहेगा। 2010 से 2000 शायद 17-18 तक गोल्ड में मूवमेंट ही नहीं थी। मैं इंडिया के गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेशी गोल्ड की बात कर रहा हूँ। क्यों? मतलब रुपया वीक हो रहा था, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, तो पहले $1 के मुकाबले 40 रुपए मिलते थे, तो अब 90 रुपए पहुंच गया वो। तो इंडिया में गोल्ड का भाव बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो 2012 से लेके 2020 तक वो जो उसका रेट था वो $1,000 से $1,200 या $1,500 तक था, जो कि $2,000 से गिर के आया था यहाँ तक। 50-60% गोल्ड गिर गया था बाहर। इंडिया में नहीं गिरा क्योंकि इंडिया में रुपया वीक होने लग गया। करेक्ट। सो इन शॉर्ट, गोल्ड इमोशंस है और बाकी कंपैरिजन में देखिए, अगर आपको अपनी पत्नी को खुश करना है, बिटिया को खुश करना है, आपको खुश होना है तो गोल्ड लीजिए, जरूर लीजिए। मैं उसके डिनायल पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। परफेक्ट। व्हाट्स योर टेक सर? हेलो वरुण, मेरा टेक ये है कि गोल्ड ऑब्वियसली इज नॉट, एज सर साइड की, हर चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढी जा सकती, बट हर चीज में आप सिक्योरिटी जरूर ढूंढ सकते हो। तो गोल्ड अगर आप ले रहे हो तो आई थिंक, क्योंकि बहुत सारी इक्विटीज में अगर आप कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब सपोजिंग आपने 20 शेयर खरीदे, तो उसमें जरूरी नहीं सारे शेयर चलने वाले हैं और या सारे शेयर गिरने वाले हैं, बट गोल्ड एक ऐसी चीज है जो स्टेबल है।
ठीक है, और वो हमेशा से फॉर सेंचुरीज इट हैज बीन देयर। राइट, और जब भी कभी आड़ा वक्त आता है, कुछ आता है, तो हमेशा एक सबसे पहला यही होता है, या तो इक्विटीज बेचोगे, बट इक्विटीज का अप डाउन भी होते रहता है, गोल्ड का भी होता है, बट गोल्ड इज समथिंग वेयर आई थिंक कि वो आप पहन भी रहे हो, फ्लॉन्ट भी कर रहे हो, और एट द सेम टाइम इट इज अ सिक्योरिटी, सेफ भी फील कर रहा सेफ है। तो इस आई थिंक दोनों चीजें हैं, सो इट इज राइट, एन इन्वेस्टमेंट एंड यू आर फ्लॉन्टिंग ऑल्सो। राइट, ओके। तो एक सवाल ये आता है एज अ अर्ली इन्वेस्टर कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा एक पोर्टफोलियो बनाने में। अब सपोज मैं महीने के लाख रुपए कमा रहा हूँ या 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। अब मैं मेरा खर्चा है लाख रुपए में 70,000 रुपये का, वहाँ पे बचते हैं 30,000 रुपये, जिसमें से मैं अब मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मेरी लाइफ टफ है अभी। मैं चीज़ें बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, थक रहा हूँ, यहाँ मेट्रो से आ रहा हूँ, गाड़ी में आ रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस रहा हूँ। मेरे को थोड़ा रिलैक्समेंट भी चाहिए। अब अगर मैं ये दिमाग लगाऊं कि मैं अपना 30,000 जो भी मेरे पे बच रहा है उसको मैं डिवाइड करूं 5,000 यहाँ, 3,000 वहाँ, 6,000 यहाँ, फिर स्टॉक्स में भी अगर लगाऊं तो कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, इतना रिटर्न आएगा नहीं आएगा कंपेरेटिवली गोल्ड। अगर मैं अब गोल्ड में दे रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ एक जगह दिमाग मारना है कि गोल्ड ले लेता हूँ, ये गिरता तो है ही नहीं, गिरता भी है तो बहुत ना के बराबर गिरता है या हल्का फुल्का गिरता है। हमारे पास ऐसे हिस्ट्री के ट्रैक रिकॉर्ड हैं कि गोल्ड 50% 5 दफा क्रैश हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बट वो बहुत वेट टाइम से, वो 4 बार हमेशा नहीं स्टॉक हुआ। मार्केट हुई है, 5 बार गोल्ड हुआ है। ये भी बात है। ओके, तो मैं जो भी बात करूंगा वो डेटा पे करूंगा। परफेक्ट, हम हाँ, आई वांट वही आए कि और मैं ऑडियंस इमोशंस पे करता हूँ सर, क्योंकि इमोशनल ज्वेलरी बाइंग है, इमोशन, गोल्ड इज इमोशनल बाइंग। राइट। और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सो अब मेरे लिए एक तरीके से तो ये सेफ ऑप्शन है कि मैं गोल्ड में सिर्फ एक जगह दिमाग लगाना पड़ रहा है, कंपेरेटिवली एक पोर्टफोलियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। गोल्ड के लिए मेरे को कोई एक एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मेरे को कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिले, फाइनेंशियल एडवाइजर लगे। मैं जाके ई गोल्ड ले सकता हूँ, रॉ गोल्ड ले सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। कंपेरेटिवली यहाँ पे मेरे को दिमाग ज़्यादा मारना है, यहाँ पे मेरे को किसी और पे ट्रस्ट भी करना है कि यार ये फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे को सही एडवाइस दे रहा है, मेरे को उसको भी क्रॉस चेक करना है। अब इतना मेरे पे टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए? देखो वरुण, सीधी सी बात है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, या ठीक है ना। यहाँ आदमी को पिज़्ज़ा खाना होता है तो भी वो 4 वेबसाइट रेफर करता है कि आज रात को मुझे 2000 का पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई 2-5% लोग होंगे जो नहीं करते। वो लोग पीपल प्रेफर टू पे कि मैं इससे अगर इस ऐप से पे करूंगा तो मुझे और कुछ कूपन नहीं तो कोड 20% तो कैशबैक ही मिलेगा। हाँ, तो जब 1000, 1500, 2000 के लिए इतनी माथाकूट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बगैर सोचे समझे या कुछ कर दें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आजकल ये जो आप बात कह रहे हो, ये आप बात कर रहे हो आज से 10 साल पहले की कि मुझे कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। आजकल भगवान ने अपना एक स्वरूप भेज दिया है दुनिया में जो कि सबके लिए अवेलेबल है, उसे हम गूगल कहते हैं। राइट। जो चीज़ आपको पूछनी है बस 1 सेकंड टाइप करो और फट से पूछ लो। तो लास्ट में गूगल खुद क्या देता है कि डोंट रेफर टू एआई और हाँ, एनीवन। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। जी, वो आपको प्रिडिक्शन नहीं देगा कि ये स्टॉक अच्छा है या ये स्टॉक बुरा है, यहाँ इन्वेस्ट करो या वहाँ इन्वेस्ट करो, लेकिन वो आपको डेटा पॉइंट्स तो देगा जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट होंगे। पास्ट डेटा, हाँ, ठीक, भाई पास डेटा ही देखोगे ना। राइट, आज हम राइट। कहते हैं रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, हम कैसे कह पाते हैं? क्योंकि उसका 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, और वो मुझे कौन बता रहा है? मानी जी तो आके बता नहीं रहे, वो तो मुझे गूगल ही बता रहा है ना। आज अडानी दूसरे नंबर पे आ गया, कैसे हमें पता लगा? क्योंकि वो डेटा है। डेटा है। सो वॉट एवर वी आर आस्किंग फ्रॉम कंप्यूटर, एंड इफ इट इज डेटा ड्रिवन, इट हैज टू बी वेरी एक्यूरेट। इसमें इमोशंस का कोई रोल नहीं है। सेकेंडली, जो बात आप कह रहे हो कि मुझे रिसर्च करनी है, हमें नहीं रिसर्च करनी। आजकल बास्केट्स बनी हुई है, जैसे कि अगर मुझे टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाना है तो उसके लिए निफ्टी 50 का एक ETF है। मैं गया, मैंने एक बार सिप चालू कर दिया, वो कई सालों तक चलती रहेगी, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे अगली 50 कंपनियों में काम करना है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 है। मिड कैप में करना है तो ETF की एक 200 कंपनी, 250 कंपनी की बास्केट है, जिसमें कि टॉप 250 मिड कैप कंपनीज है, उसमें मेरा पैसा लग रहा है। मैं स्मॉल कैप में जाना चाहता हूँ तो मेरा पैसा स्मॉल कैप में लग रहा है। इवन अगर मैं गोल्ड लेना चाहता हूँ तो मेरे पास गोल्ड और सिल्वर का भी ETF है। ठीक है ना। तो आई हैव डिजिटल एवेन्यू फॉर एवरीथिंग। राइट। दूसरी चीज,
जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अब आपने कहा 30,000 मुझे इन्वेस्ट करने हैं मंथली, जी तो आप 30,000 रुपए हर महीने गोल्ड फिजिकल तो नहीं ले पाएंगे, नहीं क्योंकि ले आज सकते की हो। तारीख में 1 लाख कितना 40,000 रुपए हो गया गोल्ड 1,40,000। फिजिकल गोल्ड। तो और लिमिट भी 30,000 है में अगर आएगा क्या, हाँ पहली चीज। और क्या आप हर महीने जाओगे, अभी आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है कि 2 बटन दबाने का टाइम नहीं है और आप हर महीने सुनार के यहाँ जाके लेके आओगे। राइट, सेकेंडली, फिजिकल गोल्ड में देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, लिमिटेशन भी है। प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग, नो प्रॉब्लम सर, लेकिन मैं अपना प्योरिटी पक्ष भी रखूंगा कहीं। प्योरिटी इशू, हाँ हाँ ठीक सर है, वो चलो। खत्म हो चुका है अब प्योरिटी उसका इशू अभी, बिकॉज क्या वो गवर्नमेंट इज नाउ हॉल मार्किंग हाँ एंड पूरा वो, मैंडेटरी है हॉल मार्किंग। सो अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसा ज्वेलर नहीं है जो हॉल मार्किंग ना करा के बेचे। सर अभी ना थोड़े दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, पैकिंग थी एक बैंक की, हम्म रेप्यूटेड बैंक ऑफ इंडिया। हम्म जब आप लेने जाते हो तो आप तो वो बबल पैक में ही ले लेते हो, हाँ उस पे लिखा होता है 49 यानी बिल्कुल 99.99। बिल्कुल। जब आप बेचने जाते हो तो सुनार कहता भाई मैं तो पिघाल के लूंगा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है सर। और उसमें से लेड निकल आई अंदर। सर अब ये एग्जांपल्स तो फिर हर इंडस्ट्री में कहीं ना मैं कहीं है। मैं उस पे नहीं आ रहा, मैं लेकिन हाँ मैं बट उसको डिनायल पे भी नहीं हूँ। मैं खुद भी लेता हूँ साहब गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना लेता हूँ जितना मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को अपने खुशी के लिए चाहिए, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए अपनी ब्यूटी। बस जो हम ऑर्नामेंटल जिसे कहते हैं। Right. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, मैं भी लेता हूँ गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा है, वो मेरे पोर्टफोलियो का मात्र 15% हिस्सा है। और वो मैं किस फॉर्मेट में लेता हूँ, मैं ETF फॉर्मेट में लेता हूँ। अगर मान लो मेरा ETF बढ़ते 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 मान लो 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, और मेरी वाइफ को लग रहा है कि मुझे अब गोल्ड की नीड है या एक चेन लेनी है या अंगूठी लेनी है, तो वो बेचो और यहाँ उसे सर हम कन्वर्ट तो कर लो। यही कह रहे हैं ना, आप प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जो होता है उसका ज्वेलरी लो। हम तो ये बोल ही नहीं रहे कि सारा सारा इन्वेस्ट So, ज्वेलरी के ऊपर करो। राइट, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उससे जो भी आपने मजे लेने हैं तो उसमें सर तो हम मजे जो में हमारा भी एक छोटा सा हिस्सा नहीं हो। मैं बिल्कुल आई फुल्ली रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं खुद ज्वेलरी का एडमायरर हूँ और मैं खुद भी राइट, चेन भी पहनता हूँ, अंगूठी भी दिख पहनता रहा है हूँ। आपके हाथ पे भी दिखा तो हमें। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनता या मैं नहीं यूज करता, मेरी वाइफ इज ऑल्सो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, लेकिन कुल मिला के बात क्या है कि वी आर यूजिंग इट ओनली एज अ ऑर्नामेंटल वैल्यू, वी आर Right. नॉट यूजिंग इट एज अ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। So आप और उसको मेरी पास जो भी ज्वेलरी है या वो है, दैट इज ओनली 15% ऑफ माई टोटल नेटवर्थ या नेट पोर्टफोलियो। करेक्ट, परफेक्ट, मेक सेंस। यहाँ तक आई एग्री कि ये सही भी होगा कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं 1 करोड़ का गोल्ड नहीं लूं, क्योंकि वो संभाला भी नहीं जा सकता फिजिकली। नहीं आजकल तो 1 करोड़ का गोल्ड आप जेब में रख के ला सकते हाँ हो। चलो वो तो है ना। आईफोन से छोटी 1 किलो की हाँ वो ब्रेक तो होती है। ब्रेक, बट उसकी भी तो एक वो है ना कि लीगल ब्रैकेट भी है ना, आप रख नहीं सकते इतना गोल्ड घर में। किसने कह दिया? कुछ हाफ केजी रख सकते हैं As for a- एक women। व्यक्ति, हाँ वाइफ, हस्बैंड, 2 बच्चे हाँ रख सकते हो आप। किलो रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं एंड 2 बच्चे भी 18 ईयर्स प्लस हैं। और So- उसमें भी सर एक और उसमें भी वो है, जी, आप अनअकाउंटेड नहीं रख सकते। हाँ वही Absolutely. वही मैं जो बोल रहा मतलब मेरा पेरेंट से मिला हुआ है या मेरे को दहेज में आया था, मेरी वाइफ का आया था, अगर आपके पास बिल है जो आज आप खरीदने वाले हो, आप बिल लीजिए, आप 5 किलो भी रख सकते हो। हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम बाइंग द थिंग्स? अनअकाउंटेड अगर का तो आपके प्रॉब्लम है पास ही। कोई ऐसा गोल्ड है जो आपकी वाइफ को, जैसे मेरी शादी को 26 साल हो गए तो उसकी मम्मी ने उसे जो दिया था, जिसका मैं बिल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो Right. मैं 1 किलो आधा किलो की लिमिट है। ओके, लेकिन आज आप खरीदने जा रहे हो और आपके पास 5 करोड़ है और आप कहते हो जी मैं तो 5 किलो गोल्ड लेना चाहता हूँ, नो वन विल स्टॉप यू। आप बिल से लीजिए, कच्चे में लेंगे तो दिक्कत है, तो प्रॉब्लम है ही। आप बिल से लीजिए, अकाउंटेबल पैसा दीजिए, आप 5 किलो क्या 50 किलो ले सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो ये मिथ को आप अपना दूर करें कि 1 किलो रख सकते हैं, जिसका बिल नहीं प्रोड्यूस कर सकते आप। अनअकाउंटेड गोल्ड जहाँ पे भी होगा वो प्रॉब्लम है ही। बट अगर हाँ एब्सोल्युटली, अगर आप नंबर 1 में ले रहे हो और उसका बिल प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो एक लिमिट के ऊपर भी कितना भी रखो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कभी भी। करेक्ट। मतलब इसमें क्या होता था, जैसे किसी के यहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ या कुछ हुआ और उनके यहाँ गोल्ड मिला, तो उन्होंने कहा जी मेरे को तो मम्मी ने दिया था, अब मम्मी और पापा चले गए, वो कहाँ से लाए, तो वो हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया एक जो मैरिड लेडी है उसके लिए आधा किलो कुछ या जो भी लिमिट है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एक आदमी है उसके पास इतना, और अगर 250 ग्राम। बच्चे हैं तो 250 उसका इतना गोल्ड परमिसेबल है।
तो वो लोग रख के बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को पता लग गया कि अनअकाउंटेबल 1 करोड़ तक का गोल्ड रख सकते हैं। अब आज तो 140 का रख सकते हैं ना, क्योंकि 1 किलो की अगर 1 सीमा किलो, है हाँ, तो वो 140 का आप 140 रख हो गया। सकते लेकिन हैं। मुझे ये क्लियर नहीं है, आप लोग गूगल कर लेना प्लीज। हाँ, प्लीज। ओके, सो व्हाट्स योर टेक ऑन गोल्ड बाइंग या फिर ज्वेलरी बाइंग? सी आई वुड से ज्वेलरी बाइंग होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हर महीने जाके एक ज्वेलर के पास बैठ जाओ कि तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या ज्वेलरी खरीदनी है। ऑब्वियसली इट इज़ एन इमोशनल बाइंग। तो आप साल में 2 बार, 4 बार, 6 बार जो भी आपको मन करे। अब मॉम है मेरी, उनको मन करता है ठीक है मेरे को रिंग अपनी चेंज करनी है या एक रिंग लेके दो। मेरा एनिवर्सरी है तो मैं अपनी वाइफ को दिलवा सकता हूँ, या मेरा बर्थडे है तो मैं अपने लिए भी कुछ ले सकता हूँ, कोई चेन या कोई बैंगल या कड़ा या कुछ। तो इट इज़ बेसिकली एन इमोशनल बाइंग। और एक होता क्या है ना कि वरुण की जैसे सपोजिंग एक कोई 25th एनिवर्सरी किसी की आई या 50th एनिवर्सरी आई, तो आप गिफ्ट भी कर रहे हो, तो वो भी एक इमोशनली है। तो दूसरा, आप इमोशनल बाइंग के साथ साथ आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो उसी को। इन्वेस्टमेंट पर से मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, जैसे बोल रहे हैं कि आप अगर पोर्टफोलियो का 15% भी कर रहे हो, दैट इज गुड इनफ। वो आप ईटीएफ्स में और वो सब में करो, आई एम ओके विद दैट। बट ज्वेलर हमेशा ना आपके आड़े वक्त में काम आने वाला ही है। तो और इसके बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि सालों से और हजारों सालों से वो जो है ना काम कर रही है अपनी इंट्रिकेसी से, अपनी जो टेक्निक से। सो हमको इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि गोल्ड वर्सेस स्टॉक या गोल्ड वर्सेस इन्वेस्टमेंट कैन नॉट हैपन। हमें देखना चाहिए एज अ कि जैसे सर ने बोला कि हम अपने शौक के लिए ले सकते हैं, हम अपने आप को निखारने के लिए ले सकते हैं, और वो हमारे एक, अगर हम उसको माइंडसेट से ले रहे हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। बट अगर हम उसको ले रहे हैं कि हाँ ये हमने परचेज किया अपने लिए, बट दिस इज ऑल्सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सही है सिनेरियो। देखिए, अब हो सकता है फिर मेरा और इनका थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। जी व्हेनेवर यू आर बाइंग एन ऑर्नामेंट, जी, अगर आप बहुत ही सिंपल सा ले रहे हैं तो 5% मेकिंग पे मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा डिजाइन ले रहे हैं, और मैं ब्रांड का मतलब जितने भी लिस्टेड ब्रांड ऑफ गोल्ड हैं वहां पे जैसे ही आप लेते हैं 20-22% तक लेबर और वेस्टेज निकल जाती है। तो जिस चीज पे आपने 22% खरीदते ही एक चार्ज दे दिया, कल आप बेचने गए, मान लो मैंने अभी लिया 1 लाख रुपए का, मैं बेचने गया और वो चीज मेरी बिक कितने की रही है, 78,000 या 80,000 की, और फॉर दैट मैटर 85,000 की। और अब इसमें ग्रोथ कितनी है मेरे को तो पता है, मैं तो पिछला डेटा देख रहा हूँ, तो CAGR क्या है, 15 से 16%। यानी कि जो मैं आज खरीद रहा हूँ वो 1 साल बाद तो एट पार वैल्यू पे आएगा, अगर गोल्ड उतना बढ़ गया तो। और अगर वो नहीं बढ़ा, क्योंकि गोल्ड 2-2, 3-3 साल तक भी स्टेबल हो जाता है कई बार, तो मेरी तो वैल्यू 0 हो गई। सर बट अगर उस हिसाब से सब चीजें देखना शुरू हो जाएंगे तो फिर ब्रेक लटका के तो नहीं घूम पाएंगे। नहीं देखिए, अगर हम लोग अगर इमोशनल बाइंग की बात कर रहे हैं तो मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ आपको कहीं। अब आप कोई जैकेट खरीदता है या कोई, अब कपड़े की वैल्यू लेके बैठ जाएंगे तो फिर तो कपड़ा नहीं पहन पाएंगे ना। तो ऐसे ही ज्वेलरी का आता है। तो ज्वेलरी में भी अगर आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको ढाल रहे हैं, कास्टिंग हो रही है, उसके ऊपर हैंडवर्क हो रहा है, उसके ऊपर डायमंड नहीं, जड़े मैं जा रहे इसमें हैं, बिल्कुल वो तो नहीं है। अल्टीमेटली उसका कोई तो कॉस्ट आएगा ही। रचित जी, मैं उसके अगेंस्ट तो हुई नहीं भाई। आप भी एक दुकान खोल के बैठे हैं, इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे हैं, यू ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज कोई भी ज्वेलर 1 किलो गोल्ड से अगर काम शुरू करना चाहे, उसकी तो दुकान ही खाली नहीं लगेगी। कर सकते सर, वो आज की 50-100 डेट में किलो बहुत गोल्ड मुश्किल हो लेके गई। बैठा है, तो दैट मीन्स वो 50-100 करोड़ रुपए लगा के बैठा है। बिल्कुल। तो उसको अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं मिलेगी, अगर उसके फिर धंधे में business उसे नहीं 15% का रिटर्न भी ना बिल्कुल, मिलेगा, तो मैं हमेशा ये बोलता तो हूँ मैं कि उस चीज के अगेंस्ट तो हुई नहीं भाई। आज मैं भी काम कर रहा हूं तो आई एम ऑल्सो सीकिंग कि मेरा कितना प्रॉफिट है। बेनिफिट होगा, राइट। तो आई एम नॉट अगेंस्ट कि व्हाट जूलर्स आर चार्जिंग दे। भाई अगर वो जो चार्ज ही नहीं करेंगे तो वो काम किसके लिए करेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि ज्वेलरी इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, किसी ने 20 साल पहले एक हार लिया हो 2-3 लाख रुपए का, आज वो 25 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया, तो मैं उसके लिए तो कोई वो है ही नहीं। वो आपको एक इन्वेस्टमेंट दिख रही है। लेकिन अगर आप मेरे से, क्योंकि मैं अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट का गुरु मानता हूं, या मैं सोचता हूं कि मुझे वो मेंटरिंग करनी है जिसमें कि लोगों का पैसा मल्टीप्लाई होके उनको एक रिटर्न मिले, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। मैंने खुद बताया कि मैं अपने घर में ज्वेलरी कंज्यूम करता हूं, और उसका जो भी चार्ज है, वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस, वी हैव टू पे दैट, राइट। और उसके लिए कहीं हम डिनायल पे भी नहीं है। अब अभी मेरी डॉटर है, वो अभी
शी इज इन हर यूथ, तो अगर वो कहती है पापा मुझे ये चेन चाहिए, तो मैं उसे ये थोड़ी कहूंगा उस वक्त कि भैया इसकी पहले ये बताओ कि ROI क्या है। राइट। या अगर आज आप फॉर दैट मैटर साहब, आपका बच्चा और हमारा बच्चा एक साथ ही है करीब करीब, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कहता है कि पापा मैं तो हुगो बॉस की या अरमानी की एक टी-शर्ट चाहिए, तो हम उसको ये थोड़ी कहेंगे भैया ये बिल्कुल 50,000 रुपए तू क्यों खर्च कर रहा है। राइट। सो इट्स लाइक कि वो एक सेफ बाइंग है, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट हैज बिल्कुल। ऑर्नामेंटल वैल्यू। हाँ, वो आगे 2-5 साल बाद जाके इन्वेस्टमेंट की तरह आपके लिए बन जाएगी। Act- सर मैं act as एक चीज करेगा। हमेशा बोलता हूँ कि सपोजिंग आपने स्प्लर्ज करना है अपने ऊपर, आपको खुद को खुश करना है, खुद खुशी करनी है तो बेसिकली अगर आपने कोई कपड़े लेने जाना है या जूते लेने जाना है, आज की रेट में जूते भी कोई सस्ते तो आ नहीं रहे, भाई 10-10, साहब 15-15 हजार लाख रुपए के भी जूते आ रहे हैं। आ रहे हैं ना। अगर आप वो 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर सकते हो जो जिसकी कोई जिसकी value भी एक नहीं बार रहेगी। खरीदने के बाद जीरो वैल्यू हो जानी है, तो उससे बेटर है ना कि आप साल में, आप ठीक है जूते खरीदने को मना नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट एक सेंसेबल बाइंग करें। उसके बाद जो आपके पास पैसा बचे वो गोल्ड में लगाएं, वो कभी आपका वेस्ट तो जाने वाला नहीं है। Right. आप 10-15% उसकी अगर मेकिंग दे भी रहे हैं तो वो Right. किसी को हेल्प ही कर रही है, वो किसी कारीगर को भी हेल्प कर रही होगी, किसी ज्वेलरी शोरूम पे आपके बहुत सारे खर्चे मीट आउट कर रही होगी। तो बहुत सारी इसमें इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं टैक्सेशंस भी दे ही रहे हैं ना। तो हर चीज को अगर हम उस टाइप से इन्वेस्टमेंट के कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो वो वो फिर logical अलग नहीं चीज है। right. इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं, Yeah. आई ऑल्सो बाय शेयर्स, ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं खरीदता या मैं ETFs नहीं खरीदता, खरीदते हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप लग्जरी की तरफ जा रहे हो या एक अपने आप को खुश करना चाह रहे हो, तो आई डोंट सी अ रीजन कि वो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसमें इनके सपोर्ट करता हूँ। मैं आई डोंट, इफ यू वांट टू आस्क मी अबाउट अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, We'll देन do that. गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट दैट पर प्रोडक्ट, हाँ ऑब्वियसली बट आई वुड गोल्ड यस इट इज अ लग्जरियस प्रोडक्ट। हम भी भाई साहब कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं ना, हर साल लक्ष्मी पूजा होती है, दिवाली पे तो, धनतेरस पे तो लेते हैं। हाँ, तो वो तो जब Right. मैं छोटा सा था तब से पापा ने डाली है कि भैया चाहे एक लौंग ले या एक सिक्का ले या किलो ले या आधा ले या जो मर्जी ले, कुछ तो गोल्ड लेना ही है। ओके, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और एक वो सब है ये, दैट गोज विदाउट सेइंग। सो गिव अस अ परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, कि कैसे हमें डिवाइड करना चाहिए, जैसे आप बता रहे थे कि मैं बताऊंगा प्लीज। तो एक मॉडल पोर्टफोलियो वरुण क्या होता है कि अगर आपकी, मैं ये छोड़ देते हैं कि आप 25,000 सेव करना चाहते हो, 50,000 करना है, 1 करोड़ करना चाहते हो, जिसकी जैसी यथा वो अपने हिसाब से कर ले। परफेक्ट। जैसे बोलते हैं ना यथा अनुसार। अब ये वाला पार्ट मैं भी सुनना चाहूंगा, बिकॉज हाँ, कहीं ना ये कहीं मैं भी सबके लिए ही है, क्योंकि हाँ। सबके लिए ही है। क्योंकि वो आपके भी काम आने वाला बिल्कुल है। एब्सोल्युटली। तो जो लोग, मैं पहले शुरू करता हूं उस वर्ग से जो कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन कह लेते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो अगर उसका बच्चा पैदा हुआ है तो उसके नाम से 1,000 रुपए की सिप शुरू कर दे किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और अगर वो 70 साल रखेगा और 15% की यील्ड आ जाती है, जो कि म्यूचुअल फंड में अगर हम पिछले 20 साल 30 साल 15 साल का देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने 20% से ऊपर दिया है, और मैं मान के चल रहा हूँ 15 आएगी आने वाले 15 20 50 साल 70 साल में, या 12 आएगी, तो 70 साल में ये रकम 100 करोड़ बन जाएगी। और 1,000 रुपए कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एक रिक्शा पुलर भी नहीं खर्च कर सकता। जो लोग संपन्न हैं उनकी बात नहीं करते, लेकिन 1,000 रुपए एक ऐसी रकम है 70 साल में 100 करोड़ बन सकता है 15% की यील्ड से। मेरे को ऐसा लग रहा है लेट हो गया 20-25 साल। मैं खुद लेट हूँ, आपको क्या बोलूँ। काश मैंने तब सही कर लिया। The one regret that I always have in my life कि मेरे पास पैसा भी था, मुझे ज्ञान भी था, प्रोडक्ट भी अवेलेबल था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बिजनेस सबसे अच्छा है क्योंकि इट वाज यील्डिंग वेरी गुड रिटर्न, और मैंने डाइवर्सिफाई नहीं किया। और मैं फाइनेंस का आदमी होते हुए, MBA फाइनेंस तो मैंने उसी एज में कर ली थी ना जी। तो अब मुझे ये रियलाइज होता है कि द बिगेस्ट ब्लंडर आई हैव डन, अगर जैसे पूछते हैं ना कि आपका एक अचीवमेंट क्या है और एक मिस्टेक क्या है, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि अगर मैंने उस वक्त पैसा डाला होता तो आज आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। सर बट डेस्टिनी आपकी यहीं पे, हाँ, पॉडकास्ट करना था ना आपके साथ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे वरुण के साथ पॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो एक ये हुआ। दूसरा, अब हम आते हैं मॉडल पोर्टफोलियो पे। जी। तो आपके पास जो भी पैसा है उसका आप 15% डालिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या ETF में। ठीक है,
मैं म्यूचुअल फंड इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक डिसिप्लिन्ड वे में वो बाइंग हो जाती है। जब आप खुद से बटन दबाते हैं तो कभी मूड खराब है, कभी आज ये है, आज वो है, चल अभी पैसे की ज़रूरत है, अभी ये, तो आपके ना प्लान्स अलग चलने लगते। तो बेटर है बटन दबाना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू दबा लो। एक बार आप दबाओगे वो आगे 20 साल तक वो करते रहेंगे, और किसी महीने अकाउंट में पैसा नहीं है तो कोई उसकी पेनल्टी भी नहीं है। ठीक है। तो 15% पैसा आपको रखना है लार्ज कैप में, जहां ग्रोथ कम है, बढ़ेगा भी कम, घटेगा भी कम, लेकिन एफडी से बेटर है। ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ 5 साल एफडी से बेटर रहने वाला है। ठीक है, तो 15% पैसा वहां डालिए। ये हमने सबसे कम रिस्क लिया है। अब हम थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ाते हैं और इस पैसे का 25% हम डालते हैं मिड कैप में, क्योंकि हमारा विजन 20-30 साल का है। तो ये कंपनीज मल्टीफोल्ड चली जाएंगी वहां पे। ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको जैसे उदाहरण दूं, आज रिलायंस है, वो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो वो क्या आने वाले हर 2 साल 3 साल में डबल होएगा? नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन जिस कंपनी की मार्केट कैप 50,000 करोड़ है, वो 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ हो सकती है, आने वाले 5-7 साल में पहुंच जाएगी। तो वहां पे पैसा मेरा बेटर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 30 साल की बात कर रहे हैं तो ये जो आज मिड कैप है ये तब तक लार्ज कैप बन जाएंगी। ठीक है, तो अपने पास स्कोप बहुत अच्छा है ग्रोथ का, और ये मैंने अपने बेटे के लिए भी किया, और मैं सबसे कहता हूं कि उन्हें भी करना चाहिए। एज सून एज ही वॉज 18 मैंने उसको एक फिक्स पैसे दिए कि बेटा तू कर अपने अकाउंट से, मैं तेरे अकाउंट में दूंगा, तू ये सब कर, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द वे हाउ टू प्लान मनी। उसके बाद मैं थोड़ा सा और रिस्क लेता हूं, लेकिन मैं अपनी कम कैपिटल पे लेता हूं। वो है, मैं लेता हूं स्मॉल कैप में, जहां मैं सिर्फ पहले 15 डाला, फिर 25 डाला, मैं यहाँ पे केवल 10% डालता हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट रिस्की वन। लेकिन पिछले 20 साल 30 साल में इसने उन सबको बीट किया है। ये स्मॉल कैप है। अब स्मॉल कैप क्या होता है? वो कंपनी जो थोड़ी लाला कंपनी से ऊपर की है, लेकिन 100 करोड़ 200 करोड़ के मार्केट कैप में ही है। तो ये कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं। ये कंपनी अक्सर जो चलती है वो तो बहुत अच्छी चल जाती है, लेकिन जो नहीं चली वो बंद भी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10% डाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया जी, 15 + 25 कितना हो गया? 40, और ये 10 50, तो 50% मैंने अपना पैसा इक्विटी में लगा दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट 15% मैं भाई साहब को देता हूँ गोल्ड ETF में, जो कि मेरा हेज की तरह काम करेगा, और एक मेरी लॉन्ग टर्म जनरेशनल वेल्थ बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये 15% मैंने ETF में डाला, मतलब या म्यूचुअल फंड के थ्रू डाला, जो भी है गोल्ड में लगा। अब सिल्वर हैज आल्सो बिकम अ वेरी गुड कमोडिटी, क्योंकि उसके जो है अपने यूजेज एक नई तरीके से निकल के आई है। इंडस्ट्रियल यूज भी हो रहा है उसका, ईवीज में बहुत भयंकर यूज है उसका। प्लस अभी आरबीआई ने भी उसको एक रेगुलेट कर दिया है कि अब तक आप सिल्वर को कहीं भी एज ए कोलेट्रल नहीं रख सकते थे। जैसे सोना तो आप गए आपने रख दिया, मेरे ख्याल 25 जनवरी से शायद या इसी महीने से कुछ शुरू हो रहा है, वो मतलब उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ओके। तो अब आपके पास अगर 30 किलो की चांदी है, आप जाओ बैंक में और उसको प्लेज करो, और उसका भी वही 70-80% आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप 10-15% सिल्वर में लगाइए। अब हमारे पास कितना बच गया जी? हमारा 80% पैसा लग चुका है। अब जो बाकी का 20% है, उसमें से मैं 10% पैसा डालूंगा क्रिप्टोज में। ओके। जो कि एक नई जनरेशन का पैसा है। मैं केवल 10% क्यों डालूंगा, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पैसा मेरा जीरो भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो है ना, कल को गवर्नमेंट रेगुलेशन ले आए कि भैया खत्म, तो खत्म हो ही गया। अगर ये सारा पैसा जो मैंने ऊपर 80% डाला है, ये मुझे 10% भी रिटर्न दे देगा, जो कि देगा ही लॉन्ग टर्म में, मेरे पास ऐसे डेटा है, तो मेरा ये वाला लॉस कवर हो जाएगा, और मेरी कैपिटल कभी भी ड्रॉ डाउन में नहीं जाएगी, क्योंकि कैपिटल ड्रॉ डाउन में जाना ही सबसे बड़ा पाप है इन्वेस्टिंग में। तो मैंने ये डाल दिया अपना 10% पैसा क्रिप्टो में, और उसमें भी मैं किस कॉइन में डालूंगा? बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, इसके अलावा कोई और पे मैं रिलाई नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी सब पंप एंड डंप है। वो कॉइन्स आपके पैसे खाने के लिए बने, देने के लिए नहीं बने। ठीक है। और स्पेशली मीम कॉइन्स, वो तो लेने के लिए ही बने हैं। अब इसके बाद जो मेरे पास पैसा बच गया है, विच इज ऑलमोस्ट 10% जी, इसका मैं क्या करूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे खर्चा बोलेंगे, लेकिन मैं इसे इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। इसका मैं लूंगा मेडिक्लेम, और इसका मैं लूंगा टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ बड़ी अनसर्टेन है।
और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, यू गो टू एनी गुड हॉस्पिटल, 10-15 लाख का बिल तो आपका यूं बनता है। राइट, बिल्कुल। मतलब आप शॉक रह जाओगे। अभी मेरे एक दोस्त था, उसकी काफ में कुछ फोड़ा जैसा हो गया। हाँ, वो गया एक बहुत ही रेप्यूटेड दिल्ली के हॉस्पिटल में, हाँ, 3.5 लाख का तो उन्होंने बिल बना दिया, वो और 15 दिन में वो आदमी स्वर्ग सिधार गया। जी, ये भी गनीमत है सर, स्वस्थ वापस आ स्वर्ग सिधार गया। ओ जी, हम्म, क्योंकि Oh my जब God. उन्होंने वो सर्जरी करी, हाँ, कुछ क्लॉट रह गया, वो क्लॉट घूमते घूमते Oh उसकी my विंड God. पाइप में या कहीं वो लंग्स में फंस गया, और वो ही कुड नॉट ब्रीथ एंड ही कोलैप्स्ड, एंड ही वाज अ वेरी गुड ट्रेडर। Oh my God. तो कुल मिला के बात क्या है कि कोई भी बीमारी हो जाए, आपको नहीं पता कि उसके रिपरकशंस कहाँ तक हो सकते हैं। छोटी बीमारी से भी आदमी मतलब उसके साथ बुरा हो सकता है, और बहुत बड़ी बीमारियों से भी फाइट करके वो बाहर आ सकता है, लेकिन बिल हॉस्पिटल का जरूर बनना है। राइट, अब आप एक ऐसी सिचुएशन को देखिए, कोविड आया, हाँ, सबको पता है कोविड की दवाई तो है ही नहीं, हाँ, हम एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ले रहे हैं, जो कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन मात्र 300-400 रुपए का आता है, और एंटीबायोटिक भी 400-500 रुपए का इंजेक्शन है। 10-10 लाख रुपए का बिल बन गया सब लोगों का, सिर्फ ऑक्सीजन का और वो पीपी किट का। वेंटिलेटर्स का। मैं जिसमें खुद भी था। अच्छा, ठीक है, तो आप किस चीज का पे कर रहे हो? सिर्फ आप उस वक्त अपनी प्रीमियमनेस का पे कर रहे हो कि भैया मैं हॉस्पिटल में, मुझे बेड तो मिल गया, बाकी लोग तो बगैर बेड के मर गए। ठीक बात। सो मेडिकल बिल विल कीप ऑन राइजिंग। टर्म इंश्योरेंस इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे आज 1 करोड़ का बीमा तुम लोगे मान लो, तो तुम्हें अगर मान लो साल भर के देने 20,000 रुपए, और वही मैं लूंगा तो मुझे देने पड़ेंगे 3 लाख रुपए, क्योंकि राइट, एक ईच का कंपनी का रिस्क 1 ही करोड़ का है, हाँ, लेकिन तुम्हारे पे कंपनी हैज अ बैंडविड्थ टू प्ले। मेरी लाइफ उस तुम्हारे से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि एज का मेरी इशू एज का इशू है। और जो टर्म इंश्योरेंस तुमने आज 18 साल पे ले ली, जब तुम 70 साल के होगे तो भी वही प्रीमियम रहेगा। तो Right. जितना जल्दी बच्चा टर्म इंश्योरेंस ले ले उतना अच्छा है। शुरू में वो 50-60 लाख 1 करोड़ का ले, एंड एज हिज इनकम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग वो उसमें ऐड ऑन करता बढ़ाते रहे। जाए। सेम टर्म इंश्योरेंस नहीं, अब नहीं ले ले। दूसरी ले लो। हाँ, मतलब ठीक है। और दूसरा 5 कंपनियों से लो, 1-1 करोड़ का रिस्क 5 जगह रखो, क्योंकि जिस वक्त प्रीमियम लेना होता है कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होती, जिस वक्त देना होता है उस वक्त वो कहते हैं भाई सारे तू तो clauses आ सिगरेट जाते पिया हैं। हुआ था, तूने ये किया हुआ था, तेरे पास ये था, Right. तूने मतलब कुछ भी इंटॉक्सिकेटेड Flaws था, निकलते वॉट हैं। एवर, देर आर Right. सर्टेन थिंग्स। हम्म, तो इसलिए रिस्क को डिवाइडेड रखिए, और अपना समय के साथ इंश्योरेंस बढ़ाते रहिए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो आपको टर्म की वैल्यू मिलने वाली है उतना तो आप पूरी लाइफ में जमा नहीं करने वाले, तो वो इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना। सेकेंडली मेडिक्लेम में भी ऐसे ही, अगर मैं हर साल, मतलब मैं मेरे ख्याल से 25 साल से मेरा वो है मेडिक्लेम, अगर मैं पूरे का हिसाब लगाऊं तो मैंने 10 लाख रुपए नहीं दिए होंगे, लेकिन जब मैंने एक बार क्लेम लिया तो 12 लाख में ले चुका हूं, और उसके बाद भी अभी मेरा बीमा उतना ही चल रहा है। सबसे और अच्छी सेकेंडली industry आजकल है तो ये अच्छी एक पॉलिसीज आ गई हैं कि भाई। आपके पास 10 लाख का बीमा है तो आप पहले तो उसका टॉपअप ले लो, तो टॉपअप भी इसी पैसे में आ जाएगा। दूसरा, मान लो आपने 20 लाख क्लेम ले लिया, आप घर आ गए, फिर वो पॉलिसी 20 लाख के लिए दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। तो इन केस इफ यू आर डीलिंग विद वन, मतलब पहले हार्ट अटैक आ गया, बाद में एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों बार क्लेम मिल जाएगा। राइट। बट आजकल बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी सर, क्लेम मिलने में जो सेकंड जो आप टॉपअप कराते हो उसमें इश्यूज आते हैं। सर देखो, वही वाली बात है कि किसी को पैसा देना है तो आसानी से तो देगा नहीं, ठीक है यू ना? हैव टू बी वेरी स्मार्ट ना, जब लेकिन पैसे हाँ, ये निकलवाना है कि आप टॉपअप ले लो, अच्छी कंपनी से ले लो। अब आप थोड़ा पैसे बचाओगे वहां पे कि भैया नहीं मैं अच्छी कंपनीज की बात ही कर रहा हूँ। मिल जाता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इशू तो होता ही है कि वही बात सही है, पैसा निकलवाने में तो थोड़ा दिमाग इशू लगाना है ही, पड़ता है। हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट टर्म इंश्योरेंस ही कराई थी, जो मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी ऑफिशियली जब पैसा कमाया। सेकंड था कि सर से ही गोल्ड लिया था, और थर्ड अब आपके पास आऊंगा कि अब कैसे पोर्टफोलियो बनाऊं। तो Perfect. पोर्टफोलियो में देखिए, जो मैंने मॉडल पोर्टफोलियो बनाया 15%, 25%, फिर 10%, तो इसमें क्या है, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं इंडिया की उसमें सब में आपका पैसा लग गया। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैंने इस कंपनी ये रह गई या वो रह गई, जो कंपनी भाग रही है उसमें आपका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है। Right. फिर उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड सिल्वर में लगा दिया आपने पैसा। इसके बाद क्या है, आपने अपनी हेल्थ और लाइफ पे लगा दिया।
सारे बस, एस्पेक्ट कवर तो हुए। यू हैव कवर्ड अब एवरीथिंग। वो 15% जो सर बोल रहे हैं उसमें ज्वेलर का भी कहीं ना कहीं हिस्सा आना चाहिए, तो मैं Right. इस उस सर मैं इस पे क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मैं मैं क्या wholesome करता कर हूँ दिया जी। कि अगर right. मान लो मैं 1-1 लाख रुपए करके जोड़ रहा हूँ पूरे साल में और मेरे 2 साल 3 साल में 15 लाख बन गए, तो भाई साहब मेरी बीवी कहेगी कि दीपक इसको यहाँ कैश करके वहां पहुंच हाँ, जाते हैं, तो वो ऐसा करती है। तो होता ही है ना वो लेडीज। तो बहुत जरूरी है वो, तो तभी सबका घर भी चलेगा सर। अब सर ने बताया 15% इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में। मैं सर से पूछूंगा तो वो ETF और ये सारा ई गोल्ड के बारे में बताएंगे। बट अगर किसी का मन करता है कि गोल्ड तो गोल्ड है और फिजिकल गोल्ड में लेता हूँ कि स्टार्टिंग है या कुछ भी फिजिकल लेना है, तो कैसे हमें गोल्ड लेना चाहिए फिजिकल गोल्ड? ओके, सो 15% गोल्ड में ही हम लोग प्ले करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। पर उनका तो 100, आपके पास तो 100 ही आ रहा है ना आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो मैं जरूर चाहूंगा कि आप 15% को भी डिवाइड करिए, अरे उसमें वाह। एटलीस्ट 70% आप लोग प्लेन गोल्ड, लेकिन रचित जिसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ है जी कि हम माइंड मेकअप करके गए हैं कि 2 लाख का गोल्ड लाना है या 5 का ऑब्वियसली लाना सर, है। वो तो है वो ही। हमें भाई साहब सुनार साहब ने कम से कम 10 का तो चिपकाया ही है और तो हम फिर लेके ही आए हैं। वो तो फिर ज्वेलर का काम सर ही है। पर सिर्फ उसमें एक माइंडफुल होना चाहिए कि आप 15% में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अपना खुद का ऊपर स्प्लर्ज भी कर रहे हो, तो उन 15% में मैं ये बोलूँगा कि आप 70%, उस 15% का 70% अप्रॉक्सीमेटली कि आप प्लेन गोल्ड लो, चेन्स ले लो, आप बैंगल्स ले लो, जिसमें सबसे कम मेकिंग मेकिंग चार्जेस चार्जेस होता है। ओके। लेट्स से 5% to 8% वो मेकिंग चार्जेस रहता है, विच जो ऑलरेडी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है वो कवर हो जाएगा। 2-4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल तक वो कवर हो ही जाने वाला है। तो वो गोल्ड आपका एटलीस्ट फ्री हो जाएगा ऑफ द मेकिंग चार्जेस। राइट। बाकी जो आपके 30% बचे हैं उसमें आप डायमंड पे स्प्लर्ज कर सकते हो, पोल की पे स्प्लर्ज कर सकते हो, और भी चीजें हैं, प्लैटिनम पे कर सकते हो। तो प्लैटिनम इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। सो आप उसको डाइवर्सिफाई करके लो, माइंडफुल होके लोगे तो आई थिंक वो कभी आपको पिंच नहीं करेगा, जो मेकिंग चार्जेस है वो पिंच नहीं करेंगे। 30% तो अपने ऊपर कर ही सकते हैं खर्च। राइट। ओके, सो अब किसी को अगर ऑनलाइन लेना है गोल्ड, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप कि मतलब ई गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, फिजिकल में नहीं करना, तो क्या ध्यान दे, कैसे दे, कहाँ से लें? ETF कोई सा भी ले लो, देयर आर अबाउट 7 to 8 ETFs दैट आर अवेलेबल। जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन गूगल करो टॉप 10 गोल्ड ETF, सारे आ जाएंगे। जो आपको पसंद हो वो ले लो। सबका एक सही, बढ़ने सबने एक बराबर है। राइट। इनिशियल हो सकता है कोई 100 का हो, कोई 105 का हो, कोई 108 का हो, कोई 117 का हो। ये डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और उन्होंने कब शुरू किया था। लेकिन यहाँ से जो ग्रोथ होगी वो सबकी बराबर होगी। ओके, सो सेम GST वगैरह का भी रहता है, आई हैव नो आइडिया। तो अगर उसमें कोई ETF में GST नहीं है। GST नहीं होता। ठीक है, फिजिकल गोल्ड आप बाय करोगे तो उसमें GST 3% रहता है, ठीक है, विच इज नॉर्मल फॉर एवरी प्रोडक्ट। ओके। और वहाँ से जैसे हम गोल्ड बेचते हैं वहाँ पे और ऑनलाइन में तो फर्क आता है कुछ या सेम रहता ETFs तो शायद रोज का मार्केट का होता है, एक प्राइस होता है, है? उसके ऊपर ही अब बिक जाएगा। जो भी वो कमीशंस होती हैं वो कटती हैं। हमारे में 3% ETF पे कोई ब्रोकरेज नहीं होती, कोई ओके। कमीशन नहीं होती। मान लो 100 रुपये प्राइस है, आपने 100 का खरीदा, आप जिस दिन आप बेचने गए वो 117 है तो वो 117 का ही बिकेगा। उसमें ना खरीदने में कुछ देना है ना बेचने में कुछ देना है। सो आई डोंट नो दिस। एंड Okay. सेकेंडली ETF में ये है कि आप 100 रुपये का भी ले सकते हो, आप 1 करोड़ का भी ले सकते हो, 50 करोड़ का भी ले सकते हो। उसमें देयर इज नो अपर बैंड, नो लोअर बैंड। बटन दबाओ पैसा अंदर, बटन दबाओ पैसा बाहर। राइट। ओके, सो और ETF में एक और बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको मान लो आप 10 लाख की ज्वेलरी लेके आए, तो वो अगर जब बेचेंगे तो पूरी ही बेचनी पड़ेगी, उसमें से काट तोड़ के नहीं हो सकती। इसमें आपको अगर मान लो 5,000 की जरूरत है, 5,000 का ETF बेच लो। सेकेंडली उसमें और इसमें जब बेचेंगे दोनों ही टैक्सेबल कमोडिटी है। इसमें भी टैक्स लगेगा, उसमें भी टैक्स लगेगा। राइट। लेकिन फिजिकल गोल्ड में इंडेक्सिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपका वो जो स्लैब बनेगा उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा, सर जो मजे लिए वो अलग बात है। सपोज जैसे मैं क्या करता हूँ अभी नहीं, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल Taxation गोल्ड इज point. बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिलेगा ना, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको LTCG या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आप बैठेगा वो देना ही पड़ेगा। करेक्ट। अब जैसे मैं करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अपने दिमाग से, आप बताना कि सही है या गलत है। मैं क्या करता हूँ, थोड़े से भी पैसे आते हैं कि मैंने करा है कि अब मेरा काम ऐसा नहीं है कि मंथली इनकम आती है, तेरे थोड़े से आते हैं, थोड़े से ही आते हैं।
थोड़े से बता रहा है, देखो। तो जितने भी थोड़े से आते हाँ, हैं, जितने थोड़े से आते हैं, उस थोड़े में मैं क्या करता हूँ कि किसी महीने ज़्यादा आ गया, किसी महीने कम आया, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मतलब फिक्स परसेंटेज की इतना तो मैं डालना ही है, कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह करना है। तो अब मैं वो पैसा डालता हूँ ई गोल्ड में। अब एक अमाउंट ऑफ जैसे ही वो हो जाता है कि ई गोल्ड में इतना पैसा हो गया, तो वहाँ से निकाल के मैं फिजिकल गोल्ड ले लेता हूँ। ये तरीका सही है या नहीं? बहुत अच्छा है। ये सही है? एक्चुअली क्या है कि हम एक चलो थोड़ी सी रकम की बात कर लेते हैं। मान लो आप 1 लाख रुपए हर महीने ई गोल्ड में डाल रहे हो। जी। अब 1 लाख रुपए आ जाएगा, अगर बाजार जाओ लेने कुछ, तो कुछ कुछ नहीं भी नहीं आएगा। आता, हाँ। क्योंकि डिसअपॉइंट और हो जाते हो कि इतना 1 पैसा लाख भी रुपए लिया। में कुछ नहीं आएगा। 1 राइट, लाख में 10 तो मतलब 10 ग्राम गोल्ड भी नहीं आएगा। 10 ग्राम हाँ। गोल्ड भी नहीं आएगा। ठीक है। राइट। और प्रैक्टिकली तो आपको 90,000 का ही गोल्ड मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी 3% लेने को बैठी है, फिर लेबर वेबर कुछ ये वो। मेकिंग चार्जेस भी तो होंगे। आपके पास जो क्वांटम ऑफ गोल्ड है दैट इज वेरी लेस, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप 3 महीने वेट करते हो तो पैसा तो उतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन गोल्ड हो सकता है 10% बढ़ जाए 3 महीने में। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इन द रेस, क्योंकि आपने गोल्ड बीज ले लिया या जो हाँ। भी वो उसका गोल्ड ETF ले लिया, तो आपने अपना पार्टिसिपेशन तो गोल्ड में रजिस्टर कर दिया। जब आपने मान लो आज 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया, ऐसे 10 महीने तक किया, तब तक पता लगा गोल्ड यहाँ से 20% भाग गया, तो पैसा तो आपका बढ़ गया ना उस हिसाब से। राइट। अब अगर आप वो पैसा बैंक में रखते या इवन FD में रखते तो वो तो तो कुछ नहीं उसमें मिलता। एप्रिसिएशन नहीं मिलता कोई उतना। फायदा नहीं था उसका। तो आपने फिर इसे डिसॉल्व किया, क्योंकि यहाँ डिसॉल्वेशन में कोई ना ब्रोकरेज है ना कोई चार्जेस हैं, जितना प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही मिलेगा। बस वो पैसे से आपने फिजिकल गोल्ड ले लिया, तो दैट्स अ वेरी गुड मूव, दिस शुड बी देयर। मैंने भी अभी शुरू में यही बोला था कि मैं इकट्ठा करता रहता हूँ ETF में, और जब मेरी बीवी को लगता है कि बड़ा पैसा बन गया, वो कहती है यहाँ बेचो, हम फिजिकल ले लेते हैं। तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो ये सबसे अच्छा है कि दिस जैसे इज द लोगों बेस्ट को वे ऑफ डूइंग इट। शादी के लिए इन्वेस्ट करना होता है कि इतना गोल्ड चाहिए होगा यस, शादी में चढ़ाने के लिए, वो जो भी होता है। डिजाइन भी चेंज हो जाते हैं ना। चलिए आज से हाँ, ये 5 भी से होता है। 5 साल के बाद आपको कुछ चाहिए तो वेटेज का फर्क आ रहा है। अब बहुत सारा लाइट वेट चीजें बन रही हैं। इवन फॉर सिल्वर फॉर दैट मैटर वो आप कर सकते हो। सिल्वर भी बहुत बढ़िया आप ETF और अभी हैं, दूसरा बहुत इसमें अच्छा एक और परफॉर्म कर रहे हैं। बेनिफिट है, अगर आप ई गोल्ड लेते हो या ये मतलब सारा डिजिटल में लेते हो, कभी आपको भगवान ना करे पैसे की जरूरत है फॉर से 2 मंथ्स 3 मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स, सो यू कैन ऑलवेज ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन प्लेज देम आपके अकाउंट में एंड आ जाता है टेक द पैसे। मनी। दैट इज प्लेज दें। प्लेज देम, मतलब प्लेजिंग की फैसिलिटी आजकल बैंक्स भी देते हैं, ब्रोकर भी दे देता है। ओके। ब्रोकर के यहाँ भी अगर आपके पास गोल्ड है या स्टॉक्स हैं जो भी हैं, तो आप सिंपली एक बटन दबाओ, वो प्लेज हो जाएगा, उतनी लिमिट आ जाएगी। आप कैश नहीं विड्रॉ कर सकते ब्रोकर के केस में, लेकिन आप बैंक में जाके आप बोलो कि मेरे इस डीमैट में ये पड़े हैं गोल्ड या सिल्वर या स्टॉक्स, वो आप डीमैट का स्टेटमेंट दो, वो एक TIFD फॉर्म होता है, वो भरेगा और वो प्लेज हो जाएगा। वो वहाँ पे आपको दिखेगा आपके डीमैट में ही, लेकिन वो आप बेच नहीं सकते बगैर, जब तक वो रिलीज नहीं होगा। राइट। तो इसको ओके। बोलते हैं प्लेजिंग बोलते हैं, और आप वो कर लीजिए। और हम्म। इसके अगेंस्ट में आजकल एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वो करीब करीब सभी बैंक्स कर रहे हैं, उसको बोलते हैं LAS, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो उसमें आपको OD मिल जाती है। कोई भी बैंक आपको 20 लाख मतलब 40 लाख का आप उसे गोल्ड सिल्वर ये सब दीजिए एसेट, कुछ भी दे सकते हैं। वो मतलब 100 रुपए के सामने 50 रुपए की लिमिट, तो 40 लाख का आप प्लेज करिए, 20 लाख की आपको OD दे दी। अब OD का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। मान लो आपको 15 दिन की जरूरत है, तो आपने 15 दिन के लिए यूज करा, आपके स्टॉक और ये सब असेट तो वहां बढ़ ही रहे हैं, और आपने यहाँ पे उस पैसे को रोटेशन में भी ले लिया। अगर आप इफ यू आर इनटू बिजनेस या इफ यू नीड एनी इमरजेंसी कैश, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे। उसमें ये वाली चीज अच्छी है कि सपोज जैसे कि किसी को कुछ लेना है तो उसने माइंडसेट बनाया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज आपके बताइए। पास एक प्रॉपर्टी है, हाँ। आप उसके अगेंस्ट में लोन लेने गए, हाँ। तो वो कहेगा भाई 3 साल के अपनी ITR दिखाओ, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, कितना इनकम है, क्या प्रोजेक्शन है। गोल्ड और स्टॉक्स एक ऐसी चीज है, आप जाओ गोल्ड दिखाओ, आपसे वो पूछेगा भी नहीं कि भाई साहब आप करते क्या हो, आप कहाँ से दोगे। इफ यू आर टेकिंग अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट योर बिजनेस, दे विल सी पूरी प्रोजेक्शन, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब मांगेंगे। गोल्ड में एक ऐसी चीज है, इवन स्टॉक्स में भी, वो कहते हैं भाई ठीक है 100 रुपए का माल रखो, 50 रुपए ले जाओ, आप कहाँ से लाओगे, क्या लाओगे, कब दोगे, हम कुछ पूछ ही नहीं रहे। बस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो 50% से ऊपर भी कई बार मिल जाता है। नहीं, स्टॉक्स में तो 80% तक भी मिल जाता है। आपके पास ब्लू चिप कंपनीज हैं तो वो 80% है, जो मिड कैप टाइप है वो 50 है,
गोल्ड में भी गोल्ड में 60-70 80%, हाँ, मुथूट मिल दे जाएगा। देता है, बेटर मुथूट, या ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे देती हैं। राइट, परफेक्ट। ओके, तो टारगेट सेट करो कि फिजिकल गोल्ड में क्या लेना है और इस रेस में लग जाओ कि आप पे 100 रुपए है तो 100 रुपए डाल दिए, 1000 रुपए हैं, 10 लाख है, जो भी है डालते जाओ और फिर फिजिकल गोल्ड ले लो। अब अगर कोई फिजिकल गोल्ड लेने आ रहा है तो उसको क्या ध्यान देना चाहिए? लाइक नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, बट अगर कोई सिर्फ फिजिकल गोल्ड लेने आ रहा है कि मेरे को किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, तो क्या पॉइंटर्स को दिमाग में रख के आना चाहिए, किसी भी ज्वेलर के पास जाना चाहिए? एक रेप्यूटेड ज्वेलर के पास जाओगे तो नॉर्मली सारी चीज़ें आपके पास होंगी, हॉलमार्किंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए अगर डायमंड खरीद रहे हो आप। अब रोज गोल्ड खरीदना है या येलो गोल्ड खरीदना है या वाइट गोल्ड खरीदना है, दैट इज़ अप टू यू कि कौन सा पसंद आता है आपको। तो आई थिंक वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो देख सकते हो आप। ओके। डिज़ाइंस हैं मेनली तो, बाकी अब हॉलमार्किंग वो ज़माना ख़त्म हो गया है जहाँ पे जो है ना नकली गोल्ड कोई बेच रहा होता था और वो सब हो रहा होता था, वो सब चीज़। और लास्ट में आपको बिल लेना ज़रूरी है, बिल लेंगे तो बेटर रहेगा, बिल हमेशा लेना बेटर ज़रूरी रहेगा। है। ओके, परफेक्ट। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे दिमाग में तो आता ही है कि हमने इन्वेस्टमेंट सीख लिया, हमने कोविड में देखा बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आए, उन्होंने बताया ऐसे इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, सब ने ये बता दिया कि इन्वेस्ट कैसे करना है। अब मैं अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मेरी लाइफ भी चल रही है, बट मेरे को ये एक इन्वेस्टमेंट होती है कि मैंने गोल सेट करके इन्वेस्ट किया कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मैं इसके हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को ज्वेलरी लेनी है, मेरे को घर लेना है, कुछ लेना है। पर एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है जहाँ पे बस मैं इन्वेस्ट कर जा रहा हूँ ब्रेनलेसली, मैं अच्छा कमा रहा हूँ और अच्छा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि अब ये पैसा मैं कैसे, मतलब इन्वेस्ट तो हो रहा है, इसको विड्रॉल कब करना चाहिए, लाइक व्हाट्स द परफेक्ट टाइम टू विड्रॉ। ये एक बहुत लेम सवाल है, बट ये सबके दिमाग में आता होगा कि यार हम पैसा तो जमा कर रहे हैं, पर ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ज़िंदगी तो बीते जा रही है, तो सिर्फ हम इमरजेंसी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बस अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक दिन कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी या कोई ऐसी तंगी आ जाएगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट काम आएगी, या ज़िंदगी जीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस लूप से कैसे निकलें और कैसे समझें इसको? देखिए, जिस दिन आपके पास कोई ऐसा एवेन्यू मिल जाए हुँ, कि आज मेरे को यहाँ से तो 14-15% की रिटर्न आ रही है, लेकिन मैं इसको कहीं अपने बिजनेस में लगाता हूँ जहाँ ये 25% से ग्रो हो सकता है, तो इमीडिएटली स्विच कर लेना चाहिए। ठीक है। दिस इज वन। सेकेंड, मुझे घर लेना है हुँ, तो मेरे को अपनी ये लिक्विडेट करनी ही पड़ेंगी, मतलब करनी ही चाहिए। राइट। लेकिन मैं फिर उसमें एक चीज और कहूंगा कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, यू आर अर्निंग, तब तक इस को वो मत करो लिक्विडेट। हुँ, मतलब अगर मैं कन्वेंशनल होके सोचूं तो मैं कहूंगा कि ये पैसा पड़ा है तो भैया क्यों किस्त देनी है, लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट किस्त तो ये चलने दो, वो भी चलने दो। जिस दिन आपको लगे कि अब किस्त भारी हो रही है तो भैया लोन पूरा उतार दो, इसको लिक्विडेट करो, पूरा उतार दो। हुँ, क्योंकि जो लोन है वो आप दे रहे हो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जो कमा रहे हो वो ज्यादा पे 17%, कमा रहे हो। 18%। सेकेंडली, लोन में जितना पैसा हर महीने कम हो रहा है हम रिड्यूसिंग पे दे रहे हैं, जबकि यहाँ तो मेरा हर साल बढ़ रहा है। ब्याज बढ़ रहा है, तो कंपाउंडिंग हो रही है। हुँ, यहाँ रिड्यूसिंग है, यहाँ कंपाउंडिंग है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने 25 साल के लिए लोन लिया होम लोन और 25 साल के लिए मैंने म्यूचुअल, तो ये मेरे को कई गुना ज्यादा देने वाला है। लेकिन अब अगेन, एट व्हाट एज यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज योर इनकम स्ट्रक्चर, यू नीड टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। तो इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आज अगर मैं 5 लाख कमाता हूं तो मेरे को म्यूचुअल फंड भी करने चाहिए, होम लोन भी लेना चाहिए। और अगर मेरा है ही पूरा गेम 1 लाख का तो मुझे बच्चे भी पालने हैं, होम लोन भी देना है, ये भी, तो ऑब्वियसली फिर भाई इन्वेस्टमेंट तो फिर मेरी घर इन्वेस्टमेंट हो गई उस केस में। राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो। अब घर के केस में क्या है, हम पहले घर ले लेते हैं, बाद में किस्तें देते रहते हैं। इसमें क्या है, हम किस्तें देते रहते हैं, बाद में हमें घर के रूप में या किसी भी रूप में पैसा मिलता है। तो दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस। बट प्रॉब्लम ये भी तो होती है कि जब सपोजिंग आज रेट जो सपोजिंग 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का मिल रहा है, आप अगर वो वेट करते जाओगे तो वो पता है वही 10,000 का जो है 25,000 रुपये के आज की डेट में जो नॉर्मल हाउसेज यहाँ पे नोएडा में भी मिल रहे हैं, वो 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आ गए हैं। तो वो उसको कैसे बैलेंस हाँ, करेंगे? तो मैं रचित जी आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, हर आदमी को एक घर लेना चाहिए, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं कहा, या आप भी इस चीज को एग्री करेंगे कि मुझे घर नोएडा, दिल्ली या एनसीआर में ही लेना है। भाई अलीगढ़ में ले लो ना। एक हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से घर चाहिए कि भैया कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली के पास छत हो, यही तो कंसेप्ट है। राइट। तो भैया वहां वाला किराए पे दे दो, यहाँ किराए पे जो रह लो। सर यहाँ पे नौकरी कर रहा है वो बेचारा कहाँ पे
बट द पॉइंट इज नहीं कि तो फिर सर वो देखो, फिर अब इमोशनल जो चीज नहीं हो सकती उस पर तो चर्चा करना ही बेकार है ना। मैं ये कैसे कहूंगा कि जो बच्चा 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है वो हाँ 4 करोड़ का घर ले लेगा? ठीक बात, भाई पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं, तो अपन उस पर चर्चा करना भी बेकार है ना, कि हम उसे कहेंगे नहीं तू ये करेगा। भाई कितना स्ट्रेच करेगा बच्चा अपने आप को? ठीक बात, आज 2 लाख रुपए अगर सैलरी है तो 1.5 लाख की किस्त थोड़ी दे देगा। तो वो तो फिर सारा दिन सारी जिंदगी हैंड टू माउथ ही रहेगा ना। और वो ऐसे घर में रह के भी क्या करेगा जिसमें आस पड़ोसियों के स्टैंडर्ड्स को ही वो मीट नहीं कर पाएगा। ठीक बात, तो वो तो वैसे ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मर जाएगा। ठीक बट बात। एक ये भी तो लूप है कि अब जैसे मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, तो अगर मेरे को पेरेंट्स को गिफ्ट करना है घर, तो मैं चाहूंगा नहीं कि मैं अलीगढ़ में दूं। लाइक दिस इज वेरी बेकार सवाल, बट ये बहुत इमोशनल हाई वरुण, सवाल है। क्या है मैं बताता हूँ। जिन लोगों के बिजनेसेस कोविड में हर्ट हुए और जिन लोगों के काम खत्म हो गए या बहुत लॉसेस में आ गए, और वो दिल्ली पंजाबी बाग में या प्रीत विहार में या पश्चिम विहार में या किसी भी अच्छे विहार में रहते थे, जी। उन लोगों ने क्या किया कि अपने 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 14-14 करोड़ की कोठियां बेची, नोएडा में शिफ्ट हो गए। नोएडा में उतने से डबल कोठी उन्हें जो 14 की वो बेच के आए हैं ना, यहाँ पे 6 में मिल गई, 7 में मिल गई। और जो बाकी का पैसा मिला उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको या तो इन्वेस्ट कर दिया जो ब्याज खा रहे हैं, या एफडी करा दी, क्योंकि 8 करोड़ की एफडी का भी ब्याज 50 लाख रुपए साल का होता है, और वो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। मैं आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूँ जी। मेरी फैक्ट्री गाजियाबाद में थी, मेरे से 5 फैक्ट्री आगे एक अंकल थे, वो कुछ कूलर की घास वास कुछ बनाते थे। 20 साल से ये काम कर रहे थे और आज तक सिर्फ स्कूटर पे ही थे। उनका कोविड से पहले ही उन्होंने ये एक्शन ले लिया, 6 करोड़ का प्लॉट बिक गया जिसमें फैक्ट्री चला रहे थे। हाँ। उन्होंने वो 6 करोड़, उनको मैंने एक सिस्टम दिया कि आप इसको इस तरीके से इन्वेस्ट करो, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में किया। आज की तारीख में, जबकि 2017 या 18 तक जब उन्होंने ये किया, मेरे ख्याल गाजियाबाद रहते हुए उन्हें 25 साल हो गए थे, हाथरस तक नहीं गए थे। तब से आज में साल में 6 महीने तो स्विट्जरलैंड रहते हैं कि हवा पानी अब उन्हें इंडिया की सूट नहीं कर रही। तो कह रहे हैं AQI बहुत है भाई यहाँ पे। सर कोई सिस्टम हमारे को भी दे दो। हाँ मैं भी वही सोचा, AQI तुम्हारे लिए भी कुछ बहुत रामबाण तो आप अपना पैसा लाओ ना, आप पैसा मार्केट में डालो, लेट मार्केट वर्क फॉर यू, और आप उस पैसे को एंजॉय करो ना। ओके भाई उनका 6 करोड़ आज की तारीख में करीब करीब पिछले, अब ये देखो उनकी किस्मत भी अच्छी थी, जो उन्होंने पैसा वहां डाला 3 गुना, तो वो सिंपल ही बढ़ गया, तो 20 करोड़ का तो उनका कॉर्पस हो गया। अब 20 करोड़ अगर उनका 10% भी यील्ड दे रहा है तो 2 करोड़ साल का हो गया। 2 करोड़ साल का मतलब हो गया साहब 20 लाख रुपए। जब वो फैक्ट्री चला रहे थे तो मुश्किल से लाख रुपए नहीं कमा पाते थे, आज 20 लाख रुपए महीना कमा रहे। ठीक बात। सो अब आपका बात करूं तो प्लीज डोंट टेक इट वेरी पर्सनली, लेकिन आप एक गोल्ड शॉप चला रहे हो, तो अगर आप सारा समेटोगे तो जो इतने करोड़ आएंगे, अगर उसका आपको 10% भी यील्ड मिल जाए तो आपसे अभी के काम से आप ज्यादा वहां कमाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है चल क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे ज्वेलर है जो गाजियाबाद के सबसे टॉप नॉच ज्वेलर हैं, ही इज माय फ्रेंड, क्योंकि जब मैं इतना सा था ना तब से हम लोग पारिवारिक उनसे ही ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भाई आज की जिस दुकान में बैठा हूं उसकी कीमत 4-5 करोड़ की है, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, फिर मैं जितना गोल्ड रख के बैठा हूं, बोला 1-2 किलो गोल्ड में तो आज भाई साहब सारे काउंटर ही खाली हैं। 20 किलो गोल्ड, 30 किलो गोल्ड, 50 किलो गोल्ड की इन्वेंट्री है, तो 50 करोड़ का वो स्टॉक हो गया। फिर रिस्क कितना बड़ा है, आप बस बीच बाजार में बैठे हो, आए दिन सुनते हो कि लूट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है जी। गोल्ड की ट्रांसपोर्टेशन इज अगेन ए प्रॉब्लम, क्योंकि दिल्ली से वो गोल्ड लाते हैं। अब वो कोई ये तो है नहीं कि सिक्योर्ड भी उसमें आता है, भैया कभी लड़के भेजे, कभी कुछ किया, खुद तो आदमी, और खुद भी तो लूट हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है सर। तो पहले जो गोल्ड 4 लाख का था, आज वो 1 करोड़ 40 लाख का हो गया। सो टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ शॉप, जितना खर्चा और कमाइयां होती जा रही है कम, क्योंकि पहले वो जब हम लोग ने शुरू किया था तो वरुण 10% मेकिंग और 10% लेबर लिया करते थे, और 10% वेस्टेज और 10%। आज की तारीख में मैं ही देखता हूं इसमें क्या नाम अपना इंस्टाग्राम में 4%, 5%, 10% से नीचे वाले तो कितने। और एक तो यहाँ ज्वेलर है भाई साहब ईस्ट दिल्ली में, लाइन लगती है, टोकन देते हैं, वो 3% पे बेच रहे हैं, 3%, 4% पे बेच रहे हैं सारा गोल्ड, और सब उनका भी वही है, क्या कहते हैं, हॉलमार्किंग, HUID क्या बोलते हैं, है, बट क्वालिटी का इशू है थोड़ा सा। ठीक है सर,
अब आप देखो वही वाली बात है कि आप 100 ग्राम की चूड़ी पहनोगे तो वो दबेगी नहीं, अब आप पहनोगे 5 ग्राम की तो वो तो चूड़मुड़ होगी ना। नहीं, ठीक बात है सर। बट गोल्ड तो प्योर है ना, बिल्कुल सर। गोल्ड प्योर है उनका। क्वालिटी ऑफ ऑर्नामेंट देखो, अब आप फिर वही वाली बात है तो जितना कि आप 100 ग्राम की चेन पहनोगे तो कोई खींचेगा तो नहीं मैं आएगी। ग्रामेज की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी की बात कर रहा था सर, फिनिशिंग की बात कर रहा था सर मैं अब देखो जो आदमी 3-5% लेगा तो वो कहाँ से दे देगा आपको? कुछ तो करेंगे ही ना करने तो के इससे मेरा कहना ये होगा सर कि 3% में अगर वो बेच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, बट 3% में अगर वो बेच रहे हैं और वो कुछ बचा भी रहे हैं और इतना लंबा चौड़ा सेटअप करके बैठे हुए हैं, टनों में बेच रहे हैं। वॉल्यूम पे है में ना तो वो खैर लोग, नहीं पता वॉल्यूम मुझे। पे तो ही इज प्लेइंग ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम पे है में वो, तो फिर मार्जिन्स पे बट उनकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री को नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल सर, होना ही है। ये तो आई गेस ये सब इंडस्ट्री में है कि कोई भी आता है कुछ भी करता है हाँ, तो बिल्कुल हो फर्क रहा है, पड़ता है। बट बिल्कुल। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, स्कैम्स दोनों इंडस्ट्रीज में, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत लोग इमोशनली भी जाते हैं कि हम पैसा डालेंगे तो बढ़ेगा। तो कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, दोनों आप बताइए। देखो भाई साहब, कोई भी दुनिया का धंधा हो जी, कोई भी, उसमें ये नहीं होता कि भैया आज 100 रुपए दो और कल 120 ले जाओ। जहां भी आपकी ग्रीड आएगी, यानी कि आपने अपना लालच दिखाया, आपके साथ स्कैम होना निश्चित है। चाहे वो गोल्ड हो, इक्विटी हो, क्रिप्टो हो, कोई सी मार्केट हो। कहीं भी आज आपको मैं बताऊं, नोएडा का रेट मान लो 3 लाख रुपए मीटर का है जमीन का। कोई प्रॉपर्टी डीलर कहता है भाई साहब 1.5 में दिलवा दूंगा, तो स्कैम होना ही है। देयर इज नो ऑप्शन के स्कैम ना हो। ठीक बात। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे कि मुझे आप 100 रुपए दो और मेरे से 1 हफ्ते बाद 200 ले लो। तो भाई मैं उन सबसे कहता हूं, जब वो स्कैम होके आते हैं, दीपक सर हम लुट गए, हमें कुछ बताओ या हमारा पैसा, तो मैं कहता हूं भाई एक बात बताओ, ये फॉर्मूला सिर्फ उस आदमी के पास है जो तुमसे 100, 200, 500, 1000 मांग रहा है। मुकेश अंबानी जी के पास नहीं है जो अपनी कैपिटल को हर रोज डबल कर ले। तू ही एक शाणा है बाजार में पूरे में। बात तो सही है। देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। अगर होता तो आज अंबानी जी, एलन मस्क ये फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे होते, ये यहीं से सब अपना जोड़ तोड़ करके लॉटरियां खरीद के बैठे होते। ठीक बात है। दूसरा, जो कहते हैं कि शेयर मार्केट में मैंने 100% रिटर्न निकाल दी, 60 निकाल दी, मैं कहता हूं ऐसा एक ब्रेन चाहिए ना। आज मान लो मैं ही हूं जो कहूं कि 40% रिटर्न निकालता हूं, 60 निकालता हूं, तो मेरी भी एक अपर लिमिट है कि मैं, आप मुझसे कहोगे सर मेरे साथ आ जाओ मैं 1 करोड़ दूंगा आपको, मैं कहूंगा नहीं। तो मुझे तो अंबानी जी उठा लेंगे ना 100 करोड़ में, क्योंकि वो तो लाखों करोड़ लगाने वाले हैं। राइट। तो मैं तब तो बिकूंगा। तो ऐसा ब्रेन क्यों नहीं वो लगा रहे? क्योंकि उन्हें पता है वास्तविकता में 2%, 2.5%, 3% से ज्यादा मुनाफा किसी चीज में नहीं है। अगर होता तो वो उनकी अपनी फैक्ट्रियों में जहां वो साल का 18% बना पा रहे हैं, उससे ज्यादा रिफाइनिंग मार्जिन होता या उससे ज्यादा मार्जिन होते। मेक सेंस। आज जिन धंधों में हम देखते हैं कि 100 की चीज 1000 की बिक रही है, जैसे कि मैं बताऊं LV का आप पर्स लेने जाओ, उसकी क्या कीमत है, 5-10 हजार का बनता होगा, लाख का बिक रहा है, लेकिन वो लाख बेचने के लिए वो कई करोड़ खर्च भी करता है। उसकी प्रीमियमनेस को मेंटेन करने के लिए उस तरह की उसकी प्रेजेंटेशन भी है, उस तरह की एडवर्टीजमेंट भी है। ये कहना बहुत आसान है कि अरे क्या है, LV का ही तो पर्स है, 50,000 का होगा, 2 करोड़ का बेच रहा है। अरे तो आप भी बेचो ना अपना प्रोडक्ट, बनाओ अपने आप को उतना प्रीमियम। व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेल योर ब्रांड टू दैट एक्सटेंट? और जो ये बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स बन जाते हैं, सब फर्जी हैं। मेरे ही नाम से आप देखो, दीपक वाधवा सर्च करो टेलीग्राम पे, कम से कम 100 ग्रुप आ जाएंगे। और मैं सबसे कहता हूँ कि भाई मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी लोग 4-4 हजार दे देते हैं इस लालच में कि 4 देंगे 16 बन जाएंगे। अरे भाई सोच के देखो, अगर 4 के 16 की कोई स्कीम होती तो मैं वो तुम्हें क्यों बेच रहा होता, या कोई भी आदमी तुम्हें क्यों बेचेगा? खुद ही वो खुद ही 4 के 16। और इस फॉर्मूले से मैंने एक एक्सेल बनाई थी, अगर कोई डबल कर रहा है अपना पैसा रोज, वैसे वो लोग तो जो टेलीग्राम पे वो तो 4 घंटे में कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर रोज भी कर रहे हो तो यू जस्ट नीड 129 डेज, 129 दिन चाहिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एलन मस्क उससे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि आपका पैसा हर दूसरे दिन डबल हो रहा है। हाँ। तो जिस दिन ये आम जनता समझ जाएगी, और इवन गोल्ड में भी, जब गोल्ड का एक रेट है भाई साहब के 1,40,000 रुपए स्क्रीन पे दिख रहा है और कोई कह रहा है जी मैं 1,20 में दे रहा हूँ, या मेरा तो चोरी का है, या स्कैम्स वही होते हैं।
भाई मेजरली जहां लालच, रचित सीधी लालच सी है, बात है, बिल्कुल ठीक है। जहां आपका लालच या ग्रीड आपने दिखाई, यू विल बी अंडर स्कैम, इसके बाद कोई दुराई है ही नहीं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो स्टॉक में हो। आप देखो लोग कहाँ लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में मरता है। बताइए। आप लगाओ टॉप 50 कंपनीज में, कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा। दसियों साल में कोई एक इंसिडेंट ऐसा होगा कि बहुत बड़ी कंपनी बर्बाद हो गई, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास रिसेंटली यस बैंक का, ठीक है। लेकिन आप लगाओगे किसमें, चिंदी में, तो वो तो मरना ही है, वो तो पैसे लेने ही आया आपसे। सो जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कोई भी ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि अब जैसे मैं बिल्कुल नया हूँ, पैसा कमाना स्टार्ट किया नया नया, अब मेरे को ना इतनी सारी एडवाइजेस मिल रही हैं, चाहे आपके इंस्टाग्राम से आ रहे हो, कोई रील्स आ रही है, बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं, तो इतना ज़्यादा लगता है ना, तो वो एक हैवीनेस लगती है यार, ये तो बहुत मुश्किल है, इसको ना दिमाग बिठा के एक बार बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और ये डिले करते रहते हैं लोग। लाइक मैं अपने छोटे कजन्स वगैरह को भी जब बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की या कुछ, तो उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है और अभी हम टाइम एनर्जी एफर्ट नहीं डाल सकते, तो इसको पोस्टपोन करते हैं। और जैसा आपने बताया 1000 रुपये अगर आप डालना स्टार्ट कर दो तो भी करोड़ों कमा सकते हो, तो वो डिलेनेस आ जाती है। तो इजी क्या है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, बस पहला स्टेप भाई कैसा साहब, आपको स्टॉक मार्केट में खुद डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। है? यू हैव टू चूज योर बास्केट। ठीक है। आप मिड कैप में जाना चाहते हो तो मिड कैप की बास्केट सरकार नहीं बना के दी हुई है, हम अपने से नहीं बना रहे, राइट। एक्सचेंज ने बनाई है। तो एक्सचेंज सरकारी एक्सचेंज ही है, हाँ, प्राइवेट तो है नहीं। राइट। सेबी का ही नॉर्म्स के अंडर चल रहा है, रेगुलेटेड है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आपने इन तीनों बास्केट में पैसा डाला तो आपने जितना स्टॉक मार्केट है उसका ऑलमोस्ट 70% कंपनियों में पैसा डाल दिया। तो कहाँ दिक्कत है? आप जहाँ दिक्कत वहां है कि व्हेन आई थिंक जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, जो ये एक्सचेंज का मैनेजर है, मेरे से ज्यादा स्मार्ट वो कैसे हो सकता है, राइट। तब आपका लॉस होता है। आप उसको दे दो ना पैसा, 17-18% कमा के दे रहा है ना वो, इज्जत शांति का। और आप सोचो नहीं भैया मैं तो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक खुद बैठूंगा, तो भैया नुकसान में ही छूट रहे हो ना। मुझे तो आज 93% पीपल आर इन लॉसेज, ये तो सेबी का डेटा बोल रहा है। और उसके अलावा जो डब्बे डुब्बे इधर उधर कर रहे हैं उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसी के पास। तो फिर 93% पीपल आर इन लॉस। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखोगे तो 60-70% लोग प्रॉफिट में ही हैं। और ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग में खुद ही तो दिमाग लगाना है ना। हाँ। तो लॉस ही में ही छूट रहे हैं। 93% लोग उसमें ट्रेडर भी आ गए ना। तो ट्रेड, अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडर बनना है, तो उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए? भाई साहब सीखना पड़ेगा, पैसे दे के सीखना पड़ेगा। यूट्यूब का ज्ञान, इंस्टा का ज्ञान से नहीं सीख सकते। डेली बैठो, मार्केट खुलती बैठ दो, बंद होने के बाद भी करो। मत मैं भी उठो। फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं करता ही हूँ। कितना लॉस है और कितना प्रॉफिट कैसे करते हो आप? कुछ मैं फिगर तो खोल ही नहीं सकता क्योंकि कंप्लायंस इश्यूज है बहुत ज्यादा सेबी के। लेकिन हाँ, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप खुद करो, प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन सीखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से मैं निकला हूँ, सीखा है, और फिर मेरा पैसा बनता है। कितना टाइम लगा होगा रफली आपको? 5 साल। एंड नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, या अभी भी मार्केट? नहीं, मार्केट किसको समझ आ सकती है? सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना है। और मार्केट किसी को, ये आज सुना रहे हैं भाई साहब, हो सकता है 2 पीढ़ी से हो, 3, मैं इनका बैकग्राउंड नहीं जानता। ये गारंटी दे सकते हैं कि आज गोल्ड अगर 1.40 है तो ये कल 1.20 नहीं आएगा, और 1.10 नहीं आएगा, और 80 नहीं आएगा। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड विद एवरी मंथ क्या एवरी डे दे आर चेंजिंग। जैसे जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, घट रही हैं, तो रोज एक नई जिंदगी है, रोज एक नया रेट है, रोज एक नए चैलेंज है। तो कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप जो है ना पूरी जिंदगी सीखने को लिए। मेरे को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 25 साल से भी सीख रहे हैं हम लोग। क्योंकि रोज एक कुछ ना कुछ नया ही आ रहा होता है, कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस ही आ रहे होते हैं। अब आज की डेट में सबसे मुश्किल है। जैसे कि नया सेटअप आ गया, पॉडकास्ट था ही नहीं। हाँ, ऑब्वियसली ये एक अच्छा मीडियम है सबको बताने का कि भाई आप सतर्क हो जाओ। यहाँ भी बहुत फ्रॉड्स होने लग गए हैं वैसे तो। हाँ। देखो जी, ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में, और इन्होंने भी जी। शायद तुम तो अभी उसमें आधे भी नहीं हो हमारी उम्र के, लेकिन हम लोगों ने भाई साहब वो दिन भी देखा है कि घरों में बहुत लिमिटेड चीजें हुआ करती थी। एब्सोल्युटली। गाड़ी भी है तो पूरे शायद मोहल्ले में, मोहल्ला वर्ड तो आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब पूरे लोकेलिटी में 1 या 2 होती थी। फोन में भी आगे पीपी लिखा होता था, यानी कि मेरे पड़ोसी का फोन है, आप इस पे फोन कर लेना। मैंने वो दिन भी देखे हैं।
ठीक है। फिर हमने मोबाइल भी देखे हैं, हमने एंटीना वाला टीवी भी देखा है, और हमने तो वो दिन भी देखे हैं घर में टीवी नहीं होता था। 88 में वो आया, 88 की बात है, हाँ शायद 82 में एशियन गेम्स आए, तो भाई साहब इन्होंने, इंदिरा गांधी ने वो अनाउंस किया कि अब टीवी सब घर में आएगा। उससे पहले तो टीवी ही नहीं होते थे, सब रेडियो पे ही सुनते थे, सब रेडियो पे ही होता था। बिना का गीत माला, बिना का गीत माला, फिर वो सिबाका बन गई अमीन से आनी की। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। और एक वो हवा महल करके आता था रेडियो पे, वो लोग सुना करते थे रात को 8 बजे रोज। हवा महल करके एक वो आता था, उसमें छोटी छोटी कहानियां होती थी। ओके। तो हमने, और एक चाचा चौधरी का भी वो आता था, हाँ बिल्कुल, कॉमिक डायमंड कॉमिक, हाँ डायमंड मुन्नी पढ़ती डायमंड कॉमिक, मुन्ना पढ़ता डायमंड, ऐसे करके एक वो उसकी लाइन थी। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस देखे हैं पिछले 30 सालों में। जो दुनिया में कन्वर्जन आया है वो पिछले 5000 नहीं साल आया, का भी नहीं है। बिल्कुल। मतलब 5000 साल में तो आदमी पैदल से साइकिल पे आया, और पिछले 30 साल में साइकिल से आज जहाज आ गया। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप देखो जो डेवलपमेंट हुआ है, पिछले 5000 साल की डेवलपमेंट को आप काउंट करो और पिछले 30 साल की करो, तो एबनॉर्मस डेवलपमेंट है। और आने वाले 30 साल और खतरनाक और होने वाले हैं। खतरनाक है। मुझे ध्यान है, हाँ, हमारे पापा का नोएडा में प्लॉट निकला था 800 गज का। वाह भाई एक बार वो और उनका कोई दोस्त देखने आए, तो हाँ। नोएडा में सड़कें नहीं होती थी, तो पापा ने कहा भाई कहाँ जंगल में निकला है। 23,000 का भरा था और 23,000 ही वापस मांग लिए, उसमें भी कटकटा के मिले। आज वो होता तो वो कितने करोड़ों रुपए का होता। तो हाँ। कहने का मतलब ये है, हम गाजियाबाद रहते थे, मोहन नगर से वैशाली जो आज है वहां तक आने में इतना सुनसान होता था, बिल्कुल। रात को 8 बजे के बाद लोगों को डर लगता था। और आज रात को 2 बजे भी आ जाओ तो भाई भीड़ ही नहीं खत्म होती। हाँ, मोहन नगर पे आज रात को 8-10 बजे भी जाम लगा होता है, जाम 12 बजे भी जाम होता है। नोएडा में मुझे ध्यान है, सेक्टर 63 वाली जो रोड है, जो जिसपे ये भी मेट्रो बाद बन में गई, बनी है सब, बहुत बाद में हमारे बनी है। एक कजिन, मतलब मेरे फादर के कोई रिश्तेदार थे, उनका कोई कजिन था, उसकी डेथ हो गई थी वहां पे। 8 बजे ही डाइड और 12 बजे तक कोई ट्रैफिक ही नहीं आया देखने के, ही डाइड। ओह माय गॉड, इतना सुनसान होता था वो उस टाइम में। और आज आप रात को 3 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, तो भी आपको लगेगा भाई मैं कहाँ आ गया। ये तो तो थिंग्स हैव चेंज्ड डिजास्ट्रिकली। आई एग्री। मैं बचपन में इस साइड आया था तो सिर्फ HCL की बिल्डिंग खड़ी होती हाँ। थी और कुछ नहीं था, वो पूरे एक्सप्रेस वे। और आज तो दुबई बना रहे हैं ये लोग, क्या ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी जनरेशन ने तो इतना चेंज देखा है। कंप्यूटर आए, कंप्यूटर भी पहले 286, 386, 486, पेंटियम, फिर आई सीरीज शुरू हो गई, i4, 2, i3, i3, i5, i7, i9। तो मतलब इतना चेंज देखा है। वो रील वाले कैमरा, हॉटशॉट करके एक कैमरा आया करता था, जो सिंगापुर जाता था वो ले आता था, हॉटशॉट लाया हूँ। वो ऐसे करो, हॉटशॉट था, मतलब कहीं भी करो, वो क्या स्टिल कैमरा था। फिर सोनी के कैमराज आए, हमने तो वो वॉकमैन भी हम लेके चला करते थे। एब्सोल्युटली, जो आजकल जो आईपॉड, हाँ आईपॉड, और अब तो फोन पे ही सब हो गया। तो कन्वर्जन इतना हुआ है पिछले 30 साल में, और अभी तो रोज नई चीजें आ रही हैं। अब ये देखो, टीवी पहले कितना इन था, आज 90 इंच का टीवी भी घर में लगा हुआ है, लेकिन देखने वाले ही नहीं। आज हर आदमी अपने अपने फोन में देख रहा है, लेकिन टीवी पे बैठ के कोई नहीं देख रहा। तो बस फोटो फ्रेम बना पड़ा है। और मैं बताऊं, जब हम छोटे छोटे होते थे, हमारे पापा एक पॉइंट बनाते थे कि 8 बजे सारे डिनर टेबल पे साथ खाएंगे। उस वक्त हम वो 8 बजे से 10 बजे तक प्राइम टाइम पे चित्रहार से लेके और ये देखा करते थे। संडे को महाभारत आनी होती थी, रामायण आनी होती थी, बिल्कुल शहर में सन्नाटा हो जाता था। 9 बजे सुबह आती थी, भाई पूरा शहर एकदम स्टैंड स्टिल हो जाता था। और आज किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में। मेरे को मैं कितना नया लग रहा हूँ। ओके परफेक्ट। सो एक बस सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि इतना डेटा जो आप लोगों ने चीजें चेंज होते हुए देखी, और आप तो डेटा पे ही काम करते हो बहुत ज्यादा, तो आगे क्या लगता है? जैसे अब AI और ये सब हो रहा है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं है वो पीछे रह जाएगा, खत्म। बस उसके लिए तो कोई वो है ही नहीं। आज की डेट में जैसे मोबाइल को आपको यूज करना आपके सांस जैसे आती है ना, वैसे मोबाइल यूज करना भी आना ही चाहिए। अगर वो आपको मोबाइल यूज करना तक नहीं आ रहा ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, मतलब बहुत पीछे कहलाओगे ऑब्वियसली। तो अल्टीमेटली जैसे ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, AI आ रही है, रोबोटिक्स आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। और अगले 30 साल में जो हमने 30 साल में लास्ट में जो देखा, आप अगले
20-30 साल में तो ऐसा देखोगे कि बिल्कुल ही फ्लिप हो रहा है, सब कुछ ही फ्लिप हो रहा है। बट एज अ बिजनेस प्रोफेशनल्स आप लोगों को लगता है कि हम इन चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट करें अपनी चीज़ों के साथ? वो अपने आप हो जाएंगी ना यार। पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नहीं है नहीं कि नहीं, वो अपने डूबते आप हुए भी। देखो, हर आदमी के लिए कुछ ना। अब आप देखो, हमारी एज में जब हम कॉलेज में थे तो मोबाइल, तब मेरे तो सामने किस तारीख 92 91 में आए थे मोबाइल, बिल्कुल 90 में आए थे तब। है ना, वो 91 92 में आए थे। ये जो मेरा नंबर मैं यूज कर रहा हूँ ये तब का ही है, मैंने तब अरे से ही लिया हुआ है। मेरा 35 साल से मैंने नंबर नहीं चेंज किया है। ओके। लेकिन आप एक चीज समझो कि चेंज इज सो फास्ट, तो एक्सेप्टेबिलिटी तो लानी ही पड़ेगी। जब कोविड हुआ था तो जब मैंने पहली बार इंस्टाग्राम देखा, क्योंकि खाली बैठे थे तो बच्चों ने कहा रीलें देख रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था रील क्या होती है। हाँ भाई मैं, हमारे लिए तो वीडियो होती थी, फेसबुक पे हम वीडियो देखा करते थे, हाँ फिर ये रील कहलाने लग गई। गया। किसी ने सोचा था कि मैं इंस्टाग्राम पे आऊंगा मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स तक हो जाएंगे? भाई मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समय के साथ भागना पड़ेगा, चाहे कोई भी समय हो। कभी कभी कुछ फोमो नहीं होता, जैसे मैं फील करता हूँ कि यार अब एआई आ रहा है तो मेरे को इसके साथ चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मेरे को हो जाता है इस एज में जहाँ पे मैं शुरू ही हो रहा हूँ। तो आप लोगों को नहीं होता इतना सारा, या वो स्पिरिट है कि यार इतना देख लिया तो वो भी देख ही लेंगे? वो भी हो ही जाएगा ना अल्टीमेटली। हमने इतना कुछ देखा हुआ है, इतना कुछ चेंजेस देखे हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीजें तो एक्सेप्टेबल होनी ही चाहिए और करनी पड़ेंगी, नो चॉइस। परफेक्ट। सो लास्ट में आई वांट कि आप दोनों कुछ कुछ बताइए, लाइक डायरेक्ट टू द ऑडियंस, जो भी आप बताना चाहें। देखिए, मेरा कहना ये है कि इन्वेस्ट करिए, चाहे कुछ भी करिए। मैं इनको भी कहता हूँ, मतलब इनको भी सपोर्ट करता हूँ। गोल्ड ज्वेलरी भी एक बुरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, करिए उसमें भी इन्वेस्ट, लेकिन तब करिए जब आपको वाकई ऑर्नामेंट्स की जरूरत हो। अदरवाइज गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मानिए, लेकिन वो आपको रिटर्न देगा फिजिकल गोल्ड 2-3 साल बाद। लेकिन जो डिजिटल गोल्ड है वो आज आपने लिया कल भी रिटर्न दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह रखिए, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह रखिए, गोल्ड ज्वेलरी को एक ऑर्नामेंटल वैल्यू की तरह रखिए। घर एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो यहाँ पे हमें शुरू से सिखाया जाता है कि भाई एक घर पे छत होनी चाहिए, उस छत का भी प्रबंध करिए। लग्जरीज पे पैसा आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ अक्सर, जो मतलब एक मुझे थोड़ा सा इसमें वो भी है कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल हैं। एक 40-50 हज़ार रुपये जो लड़का कमाता है वो भी 1.5 लाख का मोबाइल लेके घूम रहा है, क्योंकि बैंक उससे कह रहा है भाई तू 10,000 की ईएमआई दे और इंटरेस्ट फ्री ले ले। तो ये कंजम्पशन स्टोरी अपने इंडिया की कभी खत्म ही नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ हर आदमी बहुत ज्यादा आगे देखने वाला है, एस्पिरेशनल है, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत है, और हर आदमी को आगे बढ़ना है। देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब इंडिविजुअल्स आगे बढ़ेंगे, और इंडिविजुअल हमारे यहाँ रुक नहीं रहे हैं। रुके भी ना। तो इसलिए बहुत ग्रोथ स्टोरी है। ये मत सोचिए कि यहाँ से आगे क्या होगा, अरे बहुत अच्छा होने वाला है। अभी तो अपनी स्टोरी स्टार्ट हुई है। इंडियन ड्रीम। बस आप बताइए सर। बस मैं एक ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कुछ अमाउंट है जो अपने ऊपर आप खुश अपने आप को करना चाहते हो, अपने प्रियजनों को खुश करना चाहते हो, तो ज़रूर करिए। ज्वेलरी की इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी बहुत सारे कारीगर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा केयरफुली क्राफ्ट कर रहे हैं और बहुत जनरेशन से क्राफ्ट करे चले जा रहे हैं। तो उसको उनको भी थोड़ा प्यार चाहिए। हाँ, ETFs और जो इन्वेस्टमेंट्स एज सर बोल रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे माता पिता ने सब लोगों ने यही बताया कि सेव बहुत ज़रूरी है, सेव करना ज़रूरी है। जो मगर जो अपने आप को जो खुश करने वाली कहानी है वो हमारे पास ज़रूर आइएगा। और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज की डेट में सिर्फ गोल्ड को मत देखिए, सिल्वर को भी देखिए। सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर गिफ्टिंग भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपने आप को अगर आपके पास गोल्ड के पैसे नहीं है तो आप सिल्वर के ज्वेलरी भी ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिव भी है, एंड इट इज़ क्वाइट गुड। अब बहुत अच्छी ज्वेलरी आ रही है जहाँ पे आप जो है ना अपने आप को बहुत बढ़िया इयरिंग्स आ रहे हैं, रिंग्स आ रही हैं कि जहाँ पे अपने आप को बहुत मतलब वो आप फैशनेबल महसूस कर सकते हैं। जेन जी वाली है। तो फॉर ऑल दी एस्पेक्ट्स जो गोल्ड में आप चाहते थे कि भाई ये वाली चीज़ मिले, वो अब सिल्वर में भी अवेलेबल है। और पहनने के बाद अच्छा ही लगता है। तो आई थिंक
मैं ये जरूर ज्वेलर की तरफ से जरूर बोलूंगा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री पर से, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइस बहुत ऊपर हुए हैं, तो थोड़ा सा प्यार दीजिए, समझिए, एक ज्वेलर की तकलीफ भी समझिए। और आज दीपक जी ने बोला कि नहीं, पत्नी को खुश करना है तो गोल्ड बहुत देना ही जरूरी पड़ेगा। मैं खुद देता हूँ, ये तो तो है। ऐसा नहीं है कि हर बार इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ, लेकिन जब एक कभी-कभी इन्वेस्टर इमोशनल की बाइंग तरह है। बात करता हूँ तो वो विकल्प है, लेकिन भाई इसका कोई हाँ, तोड़ नहीं है। बिल्कुल। पत्नी को खुश करना है, गोल्ड देना ही पड़ेगा। इट इज द बेस्ट गिफ्ट टू बी गिवन। सो एटलीस्ट एक पॉइंट पे हम लोग साथ में हैं, फाइनली पत्नी के उसमें। नहीं, अब साहब परफेक्ट। देखिए, बच्चों की शादी में देना है तो देना ही है ना। फिर उसमें ईटीएफ थोड़ी बिल्कुल दे सकते हो आप। ये बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। कहोगे कि ये जो है, चल तू हार मत पहन, ये ETF की 50 माला। ग्राम का ईटीएफ ले हाँ, ले। बिल्कुल दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज ETF की माला नहीं बना सकते। हाँ, बिल्कुल। परफेक्ट। सो लास्ट में मैं सब गेस्ट से पूछता हूँ, आप लोगों से भी पूछूंगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एडॉन टॉक्स के साथ? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? थोड़ा वंडरफुल। सा अभी मोटिवेशन या फीडबैक कुछ भी आप लोग बोलना चाहें? तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी मोटिवेशन की। फीडबैक की तो है सर, और अच्छा होना है ना? बट कीप द स्पिरिट्स हाई। थैंक यू सो मच। और आप सर? Amazing, you're a very good host. I've known you since long. I think you'll go a long way. थैंक यू सो मच। एंड आप लोग आई गेस अब समझ आ गया होगा कि जब गोल्ड लेना है तब गोल्ड लेना, और जब इन्वेस्टमेंट करनी है तब इन्वेस्टमेंट करनी है। सो थैंक यू सो मच आने के लिए।